हेलो बेटा, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सभी को सब प्रेम नमस्कार। कैसे हो? सारे बढ़िया हो, मस्त हो, मजे में हो? ठीक बेटा, वेलकम टू 12th क्लास। आप सभी 12th क्लास में आ चुके हैं और लास्ट क्लास अपन लोगों ने 12th क्लास के इकोनॉमिक्स का अपना सबसे पहला चैप्टर जिसका नाम क्या है, नेशनल इनकम, स्टार्ट कर चुके हैं। जहां पे हमने पढ़ा था कि नेशनल इनकम का मीनिंग क्या है। एक बार क्या आप मेरे साथ मीनिंग को रिपीट करोगे? हाँ जी बिल्कुल। तो क्या था कि नेशनल इनकम इज द सम टोटल ऑफ फैक्टर इनकम अर्न बाय नॉर्मल रेसिडेंट विद इन और आउटसाइड द कंट्री। जहां पर आपको पढ़ाया था कि भाई साहब फैक्टर इनकम क्या होता है, ऐसी इनकम जिसके लिए मैंने मेहनत करी हो, जिसको मैंने मेहनत करके कमाया हो, जिसके लिए मैंने सर्विस दी हो, उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम। और फिर बताया था कि नॉर्मल रेसिडेंट क्या होता है, कि एक देश का सामान्य निवासी नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए दो शर्तें पूरी करनी होती है। शर्त नंबर 1, वहां पर मेरे को ऑर्डिनरली सामान्य रूप से रहना पड़ेगा। इट मींस 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए उससे 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के लिए मुझे उस देश में निवास करना पड़ेगा। एंड शर्त नंबर 2, मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, जो मेरा दिल है, वो भी उस देश का हो जाए। फॉर एग्जांपल, अगर मैं जापान में 1.5 साल से रह रहा हूं और दिल मेरा बोल रहा है जापान जापान जापान, इट मींस मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी जापान में है। जापान में कमाना, जापान में खाना, जापान में हर चीज करना, जापान में इन्वेस्ट, जापान में सेविंग, जापान में मेरा बैंक अकाउंट है। मैं इंडिया भूल गया तो मैं जापान का सामान्य निवासी माना जाऊंगा। तो एक देश का सामान्य निवासी बनने के लिए देयर आर 2 कंडीशन। जल्दी जल्दी बोलो भाई। कि अगर मुझे किसी भी देश का नॉर्मल रेसिडेंट बनना है, सो देयर आर 2 कंडीशन। सबसे पहली कंडीशन नंबर 1, मेरे को वहां पर ऑर्डिनरली रिसाइड करना पड़ेगा, बोले तो सामान्य रूप से रहना पड़ेगा। मतलब क्या है इसका मतलब? मोर देन 1 ईयर, 1 साल या 1 साल से अधिक समय के लिए वहां रहना पड़ेगा। एंड शर्त नंबर 2 क्या थी? कि मेरा इकोनॉमिक इंटरेस्ट, मेरी आर्थिक रुचि भी उसी देश में होनी चाहिए। बोले तो मैं वहां पे सेव कर रहा हूं, वहां पे कंज्यूम, वहां पे इन्वेस्ट, वहां पे अर्न, वहीं पे मैं प्रोडक्शन, इट मीन सारी की सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज मैं वहां पे कर रहा हूं, तो मैं उस देश का सामान्य निवासी माना जाऊंगा। ठीक है, तो ये आपको बताया था। अच्छा बताओ, अगर बाहर के बंदों को इंडिया का निवासी बनना, क्या करना पड़ेगा? अगर बाहर के बंदों को इंडिया का निवासी बनना है तो उसको इंडिया में 1 साल से ज्यादा के लिए रहना पड़ेगा। और दूसरा, अब उसका दिल क्या बोलेगा? हिंदुस्तानी दिल है, हिंदुस्तानी, उसका दिल बोलेगा इंडिया इंडिया इंडिया। अरे समझ में आ रहा है? नहीं आ रहा। अगर एक चाइना का बंदा इंडिया में आता है, बहुत ध्यान से, दिवाली का टाइम था, अरे दिवाली का टाइम था, चाइना का बंदा इंडिया में लड़ी लेके आ गया दिवाली के लिए। अब उसने इंडिया में केवल 1 महीना लड़ियां बेची और फिर वापसी चाइना चला गया। मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या वो चाइना वाला बंदा इंडिया का निवासी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, बिकॉज इंडिया में केवल 1 मंथ रहा। उनने कंडीशन नंबर 1 पूरी नहीं करी, कंडीशन नंबर 2 भी पूरी नहीं करी। इंडिया में केवल कमाने आया, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आज भी चाइना में है, वो आज भी अपना काम चाइना के लिए कर रहा है, तो इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। लेकिन दूसरी ओर चाइना से एक और बंदा आया, पिछले 1.5 साल से इंडिया में रह रहा है, इंडिया में लाइटें बेच रहा है, इंडिया में पता नहीं क्या कर रहा है, और इंडिया में रह रहा है, इंडिया में खा रहा है, इंडिया में पी रहा है, इंडिया में अर्न कर रहा है, चाइना को भूल गया। अब उस चाइनीज का बंदा क्या बोल रहा है? दिल है हिंदुस्तानी। तो बताओ, वो चाइना का बंदा इंडिया का निवासी माना जाएगा? बिल्कुल माना जाएगा भाई, बिकॉज वो इंडिया में दोनों शर्तें पूरी कर रहा है, इंडिया में 1.5 साल से रह रहा है और उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में है। अब अगर वो चाइना वाला बंदा इंडिया में कोई भी इनकम कमाएगा, अगर वो चाइना वाला बंदा इंडिया में कोई भी इनकम कमाएगा, क्या इंडिया की नेशनल इनकम में शामिल होगा? हाँ बिल्कुल होगा, बिकॉज वो बंदा क्या बन चुका है? इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट। और अगर अब वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट बन चुका है तो उसके द्वारा कमाई हुई सारी की सारी इनकम इंडिया की नेशनल इनकम में शामिल होगी। समझा क्या? अरे समझ गए ना? ठीक। अब बेटा बढ़ते हैं आगे की ओर। अब मैं आपको एक लिस्ट पढ़ाने वाला हूं कि देयर आर सम पीपल, कुछ लोग हैं जो इंडिया के सामान्य निवासी नहीं माने जाते हैं। अरे सुनो ना, कुछ लोग हैं जो इंडिया में आते तो है, इंडिया में रहते तो है, लेकिन फिर भी उनको इंडिया का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। सो एक लिस्ट पढ़ते हैं कि ऐसे कौन कौन से लोग हैं जो इंडिया में हैं बट इंडिया के सामान्य निवासी नहीं है।
ठीक है, तो सुनो, लिस्ट क्या है, एक मिनट, हेडिंग क्या पड़ेगी, हेडिंग पड़ेगी नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। इन सबको इंडिया का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। तो देखो, पहला, अगर कोई बाहर से टूरिस्ट या कोई भी विजिटर, कोई भी यात्री या पर्यटक इंडिया में आता है, बेटा अगर बाहर से कोई भी टूरिस्ट या विजिटर इंडिया में आता है, तो भैया इंडिया में वो टूर पे आया है, इंडिया में घूमने आया है, इंडिया विजिट करने आया है, इंडिया में रहने नहीं आया, इंडिया में उसको इकोनॉमिक इंटरेस्ट नहीं है, वो इंडिया में केवल अच्छी अच्छी चीजें देखने आया है, वो इंडिया में ताजमहल देखने आया है, वो इंडिया में लाल किला देखने आया है, वो इंडिया में कुतुब मीनार देखने आया है, वो इंडिया की संस्कृति, इंडिया कल्चर, इंडियन लोगों को देखने आया है, वो इंडिया में नरेंद्र मोदी को देखने आया है, वो इंडिया में बाबा रामदेव को देखने आया है, तो उसको इंडिया का निवासी नहीं बोलूंगा, बिकॉज वो इंडिया में रहने नहीं आया, वो एक साल तक घूमेगा नहीं, वो इंडिया में कुछ दिन घूमेगा और वापसी चला जाएगा, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में नहीं है। अच्छा बताओ, अगर मैं अमेरिका गया एक महीने के लिए, अमेरिका घूमने के लिए, क्या मैं अमेरिका का निवासी बन जाऊंगा? अबे कैसी बात कर रहे हो, नहीं बनूंगा ना। क्यों नहीं बनूंगा? बिकॉज अमेरिका केवल घूमने गया हूं, ना कि वहां पे रहने, ना कि वहां पे कमाने, खाने, अर्न करने, खर्च करने। मेरी बात समझे क्या? तो अगर बाहर का कोई बंदा, कोई भी टूरिस्ट, यात्री या विजिटर, पर्यटक इंडिया में आता है, किसके लिए? इंडिया में आया रिक्रिएशन के लिए। बेटा रिक्रिएशन का मतलब होता है मनोरंजन के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए। बोलो तो घूमने घामने इंडिया में आया, या मान लो इंडिया में वो आया है अपनी मेडिकल के लिए, अपने इलाज के लिए वो इंडिया में आया है, कोई मीटिंग अटेंड करने के लिए वो इंडिया में आया है, स्टडी के लिए, पढ़ाई के लिए। मेरी बात समझो, वो इंडिया में आया है घूमने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, ठीक है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए आया है, वो इंडिया में किसी मीटिंग के लिए आया है, या किसी कॉन्फ्रेंस के लिए इंडिया में आया है, ठीक है, इंडिया में वो स्टडी के लिए आया है, बट इंडिया में वो स्पोर्ट्स के लिए आया है, बट इंडिया में किसी कल्चरल इवेंट्स के लिए आया है, सांस्कृतिक कार्यक्रम, तो उसको मैं इंडिया का निवासी नहीं बोल दूंगा। फॉर एग्जाम्पल, मैं इंडिया गया रिक्रिएशन के लिए, इंडिया घूमने के लिए, इंडिया भ्रमण करने के लिए, इंडिया में अच्छी अच्छी जगह देखने के लिए। मैंने सुना है कि इंडिया में एक अजूबा है ताजमहल, मैं ताजमहल देखने इंडिया जा रहा हूं, तो इंडिया में रिक्रिएशन के लिए आया है, या मान लो मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। बट इंडिया में इलाज काफी सस्ते होते हैं बाहर के देश के अपेक्षा, तो बाहर के बहुत सारे लोग प्रत्येक वर्ष इंडिया में अपने इलाज के लिए आते हैं, बिकॉज इंडिया में उस इलाज की कॉस्ट काफी कम आती है। तो इंडिया में इलाज के लिए आया है, रहने नहीं आया, यहाँ पे जो है अपना अर्न करने नहीं। इट मींस क्या? जो दो शर्तें हैं वो यहाँ पूरी नहीं हो रही। अरे दो शर्त कौन कौन सी है? तो एक देश का नॉर्मल रेसिडेंट बनने के लिए जी दो शर्तें हैं। शर्त नंबर 1, 1 साल से ज्यादा, 1 ईयर और मोर रहना पड़ेगा। और शर्त नंबर 2, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी होना चाहिए। यहाँ पे प्लस है, इट मींस ये शर्त और ये जब दोनों पूरी होगी ना, तब जाके नॉर्मल रेसिडेंट निवासी माना जाएगा। तो मेडिकल ट्रीटमेंट में ना तो ये पूरा हो रहा ना वो। कोई व्यक्ति बाहर से मीटिंग करने के लिए इंडिया में आया, भाई बड़ी बड़ी एमएनसीज है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अब मान लो उन बड़ी बड़ी कंपनियों की मीटिंग इस बार इंडिया में है, तो अलग अलग देश से लोग इंडिया में मीटिंग करने के लिए आए। तो बेटा केवल मीटिंग के लिए आए हैं, यहाँ पर रहने या अपना इकोनॉमिक इंटरेस्ट जमाने नहीं आए। बाहर के लोग स्टडी के लिए इंडिया में आते हैं। एक व्यक्ति इंडिया में स्टडी करने के लिए आया, अब पढ़ने के लिए आया है, पढ़ के वापस अपने देश जाएगा, वहां पे कमाएगा, वहां पे खाएगा। वो इंडिया में केवल पढ़ने के लिए आया है, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आज भी इंडिया में नहीं है। अब मेरी बात सुन, यहाँ पे एक मेन पॉइंट सामने आता है। वो मेन पॉइंट सामने ये आता है कि बाहर का बंदा इंडिया में स्टडी करने आया। बेटा अब ऐसा तो है नहीं कि पढ़ाई कंप्लीट 1 साल में। मान लो कोई डिग्री थी, वो डिग्री 3 साल की थी, भाई साहब को पढ़ते पढ़ते 3 साल हो गए। अब आप बोलोगे भैया पढ़ते पढ़ते 3 साल हो गए, अब तो वो इंडिया का ही निवासी माना जाएगा। अरे बुड़बक,
इंडिया का निवासी बनने के लिए देर आर टू कंडीशन। कंडीशन नंबर 1 1 साल से ज्यादा, प्लस कंडीशन नंबर 2 उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी इंडिया में हो। मैं ये बात मानता हूं कि वो व्यक्ति इंडिया में 3 साल से पढ़ रहा है, ठीक है, शर्त नंबर 1 पूरी, चल बढ़िया। लेकिन क्या उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट इंडिया में है? वो नहीं है भाई। वो इंडिया में भले ही 3 साल से पढ़ रहा हो, उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आज भी उसी कंट्री का है जहां से वो आया है। फॉर एग्जाम्पल, जापान का बंदा इंडिया में पढ़ने आया, 3 साल से इंडिया में पढ़ रहा है, लेकिन पढ़ के वापस जापान जाएगा, उसका दिल इंडिया में रहने के बावजूद भी जापान 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 कह रहा है। वो जापान जाएगा, जापान में अपनी सेवा देगा, जापान में काम करेगा। तो भले ही कोई पढ़ने के लिए इंडिया में आया हो, पढ़ते पढ़ते 1 साल से अधिक समय हो जाए, बट फिर भी वो इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो पढ़ाई इंडिया के लिए नहीं अपने देश के लिए कर रहा है। उसका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आज भी उसी देश में है जिस देश से वो बिलोंग करता है। बोलो हाँ, समझ में आ गया? तो यहां पे याद रखना, स्टडी में अगर टाइम पीरियड 1 साल से ज्यादा भी हो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, तब भी उसको इंडिया का निवासी नहीं मानेंगे, ठीक है। बाहर स्पोर्ट्स के लिए कोई है, बेटा मान लो बाहर से क्रिस गेल इंडिया में स्पोर्ट्स के लिए आया, इंडिया में क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल रहा है, 1 महीने इंडिया में रुका, टूर्नामेंट चल रहा है, आईपीएल चल रहा है, 1 महीने क्रिस गेल भाई साहब इंडिया में रुके, मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या वो इंडिया के निवासी माना जाएगा? नहीं, वो केवल स्पोर्ट्स के लिए आया भाई, वो आज भी अपने देश में रहेंगे, उनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आज भी अपने ही देश में होगा, इंडिया में नहीं होगा। कल्चरल इवेंट, बाहर से लोग इंडिया में आए, दिवाली कैसे बनती है? बाहर के लोग इंडिया में आए, होली कैसे बनती है? तो बाहर के लोग इंडिया में जब दिवाली होली के लिए आते हैं देखने के लिए, तो वे कल्चरल इवेंट के लिए आए। नवरात्रों में बाहर से लोग आए इंडिया में, नवरात्र कैसे बनते हैं? तो याद रखना वो सिर्फ एक कल्चरल इवेंट देखने के लिए आए हैं, उनका पर्पस यहाँ पे रहना, यहाँ पे अर्न करना, यहाँ पे कमाना नहीं है, तो उनको भी इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। अरे मेरी बात समझ में आ रही है? तो कोई भी टूरिस्ट या विजिटर इंडिया में आता है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, कॉन्फ्रेंस के लिए, मीटिंग के लिए, रिक्रिएशन के लिए, कल्चरल इवेंट के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, याद रखना वो इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा, बिकॉज वो टूरिस्ट है, वो विजिटर है, वो इंडिया केवल विजिट करने आया, देखने आया, घूमने आया, ना कि यहाँ पे रहने, ना कि यहाँ पे अर्न करने। बताओ, पहला पॉइंट क्लियर है? तो ये वो लोग हैं जो इंडिया में आते तो है, ये वो लोग हैं जो इंडिया में इन उद्देश्य से आते तो है, लेकिन फिर भी इनको इंडिया का अपन लोग निवासी नहीं मानते। प्लीज इस बात का विशेष ध्यान रखना, इनमें से कोई भी इंडिया में आएगा उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। और मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, अब अगर इनको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा तो क्या इनके द्वारा कमाई गई इनकम नेशनल इनकम में शामिल होगी? नहीं। अरे सिंपल सी बात है, नेशनल इनकम में इनकम कब शामिल होगी? जब वो कौन हो? नॉर्मल रेसिडेंट। अगर नॉर्मल रेसिडेंट नहीं है तो इनकम भी नेशनल इनकम में शामिल नहीं होगी। समझा क्या? ठीक है, तो ये हो गया अपन लोगों का पहला पॉइंट। तो देखो, फॉलोइंग आर नॉट इंक्लूडेड अंडर द कैटेगरी ऑफ नॉर्मल रेसिडेंट। तो पहला पॉइंट है कि अगर कोई भी विदेशी टूरिस्ट या विजिटर इंडिया में विजिट करता है रिक्रिएशन मनोरंजन के लिए, हॉलीडे छुट्टी बनाने के लिए, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए, स्टडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, मीटिंग के लिए, कल्चरल इवेंट के लिए, तो उसको इंडिया के निवासी में शामिल नहीं किया जाएगा, नॉट इंक्लूडेड। फॉर एग्जांपल, ये मेसी भाई साहब, जानते हो आप, फुटबॉल प्लेयर है, ये मेसी भाई साहब अगर इंडिया में आते हैं फुटबॉल खेलने के लिए, तो क्या मैं इनको इंडिया का रेसिडेंट बोल दूं? तो लिखा है नो, ये इंडिया के निवासी नहीं माना जाएंगे। ये क्रिस गेल भाई साहब इंडिया में आते हैं क्रिकेट खेलने के लिए, तो केवल क्रिकेट खेलने के लिए इंडिया में आए, क्या मैं इनको इंडिया का निवासी बोल दूं? नहीं। लेकिन ये मैडम जी जानते हो ना कौन है? श्रद्धा कपूर, मेरी श्रद्धा कपूर। तो बताओ, अगर अच्छा श्रद्धा कपूर तो इंडिया में रहती है, ये कितने टाइम से इंडिया में रह रही है, इंडिया में ही काम करती है, बॉलीवुड इंडिया में अर्न करना, कमाना, खर्च करना। तो बताओ, ये मोहतरमा श्रद्धा कपूर इंडिया की निवासी मानी जाएगी या नहीं? इनको देख के मेरे चेहरे पर स्माइल आ जाती है। ये श्रद्धा कपूर इंडिया की निवासी मानी जाएगी या नहीं मानी जाएगी? अरे यस, मानी जाएगी। क्यों? इंडिया में कितने टाइम से रह रही है,
1 साल से ज़्यादा टाइम हो गया ना, तो इंडिया में रहती है और इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी तो इंडिया में है, तो ये मैडम जी इंडिया की निवासी मानी जाएगी। अच्छा जी, बराक ओबामा अपनी फैमिली के साथ ताजमहल पे आए हैं, ताजमहल देखने, ताजमहल पे ऐसी वाली होती है ना, ऐसी वाली फोटो खिंचवाने। बताओ, बराक ओबामा अगर अपनी फैमिली के साथ इंडिया में ताजमहल देखने आते हैं तो क्या इनको मैं इंडिया का निवासी बोल दूं? नहीं, ये केवल इंडिया में घूमने फिरने आए, इनको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। नो, ये बूढ़ी महिला इंडिया में आई है मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए। बताओ, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए अगर कोई पर्सन इंडिया में आया है तो क्या उसको मैं इंडिया का निवासी बोल दूं? जी नहीं। ये सुंदर महिला इंडिया में आई है स्टडी के लिए, पढ़ने के लिए, तो क्या मैं इनको भी इंडिया का निवासी बोल दूं? नहीं। अच्छा एक बात बताओ, इस महिला को पढ़ते पढ़ते 2 साल हो गए, अब तो निवासी मानी जाएगी? अबे अब भी नहीं मानी जाएगी। 2 साल हो जाए, 3 साल हो जाए, बस शर्त नंबर 1 पूरी कर रही है मैडम, ये शर्त नंबर 2 पूरी नहीं कर रही। मतलब इनका इकोनॉमिक इंटरेस्ट आज भी इंडिया में नहीं है। ये इंडिया केवल अपने पर्पस के लिए, पढ़ने के लिए आए हैं, ये वापसी अपने देश में जाकर काम करेंगे, अर्न करेंगे। तो एक सेकंड कंडीशन पूरी नहीं कर रहे, इसलिए इनको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। तो बताओ, पहला पॉइंट क्लियर है? ऐसे 5 कैटेगरी है। पहली कैटेगरी पढ़ ली कि फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर इन पर्पस के लिए इंडिया में आए, उनको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। अब आते हैं कैटेगरी नंबर 2। कैटेगरी नंबर 2 पे आने से पहले, ये चलो मान लो, पॉइंट नंबर 2 पे आने से पहले मुझे आपको एक वर्ड एम्बेसी, हिंदी में इसको बच्चों बोलते हैं दूतावास, मुझे इस शब्द का मीनिंग आपको क्लियर करना पड़ेगा। ये एम्बेसी होता क्या है या फिर ये दूतावास होता क्या है। जैसे कि ये है अमेरिकन एम्बेसी, अपने इंडिया में अवेलेबल है। ये बच्चों क्या है? अमेरिकन एम्बेसी जो हमारे इंडिया में है। ये इंडियन एम्बेसी है जो एक देश बीजिंग है, तो बीजिंग में इंडियन एम्बेसी पे क्या है? तो ये एम्बेसीज है। अब एम्बेसी होता क्या है, दूतावास होता क्या है, आइए हम इसको जो है एक बार समझते हैं। चलिए देखो भाई, आप समझते हैं कि ये एम्बेसी क्या होता है, ये दूतावास होता क्या है। बेटा मान लो मैं जो है गया अमेरिका। अरे सुन लो भाई, मैं कहाँ गया? मैं गया अमेरिका। जैसे मैं अमेरिका में गया, एयरपोर्ट से बाहर निकला, मेरे पास बैग था, मेरा पर्स था। एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही, कुछ दूर चलते ही मुझे कुछ लॉन्डो ने घेर लिया। अमेरिका में मुझे कुछ लड़कों ने घेर लिया और भाई साहब मेरा बैग छीन लिया, मेरा पर्स छीन लिया, सारे पैसे मैं छीन लिए और मेरे को मार पीट के भेज दिया। अरे मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, अब क्या मेरे पास कुछ बचा? पराया देश, पराए लोग, मैं किसी को जानता ही नहीं, मेरा बैग छीन लिया, मेरा पर्स छीन लिया, कुछ भी नहीं छोड़ा। अब बताओ मैं वहां पे क्या करूंगा? ना मेरे पास मेरा आधार कार्ड है, ना मेरे पास पासपोर्ट है, ना मेरे पास वीजा है। ऐसी स्थिति में मैं क्या करूंगा? अब ऐसा हुआ मेरे साथ, ऐसे और भी लोग हो गए जो वहां पे आते होंगे दूसरे देश से। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से और भी लोग मान लो कभी गए होंगे, क्या पता कभी किसी और का सामान छीन लिया हो, या किसी और देश से अमेरिका में कोई गया हो, क्या पता किसी और का सामान छीन लिया हो। तो ऐसा होना पॉसिबल है, कोई भी यहाँ पे जो है बड़ी बात नहीं है कि अब क्या होगा। तो ऐसे केस में अब मैं एक इंडियन हूं, मेरा सारा सामान छीन लिया, अब मैं किसके पास जाऊंगा? मेरे को तो इंग्लिश भी नहीं आती, इंग्लिश में मेरा हाथ टाइट है, तो अब मैं क्या करूंगा? तो हमारे देश ने, इंडिया ने, अमेरिका में हम जैसे लोगों के लिए जिनका सामान छीन लिया, कुछ नहीं बचा, तो हमारे देश ने, हमारी सरकार ने, अमेरिका में हमारी सरकार ने इंडिया का एक ऑफिस खोल रखा होगा, जिस ऑफिस का नाम होगा इंडियन एम्बेसी। इंडियन एम्बेसी होगा, ये कहां पे होगा जी? अमेरिका में। तो अमेरिका में एक ऑफिस होगा इंडियन एम्बेसी, जिसको बोलूंगा हिंदी में भारतीय दूतावास। मैं उस एम्बेसी में जाऊंगा, और जब मैं उस एम्बेसी में जाऊंगा तो वहां पे दूंगा ओए अपने देश के लोग, वहां पे मेरे को इंडियंस मिलेंगे, वहां पे जाकर मैं अपनी सारी समस्या बताऊंगा। वो इंडियन ऑफिस, वो इंडियन लोग मेरी समस्या को समझेंगे
चेकिंग करेंगे कि मैं सच बोल रहा हूँ झूठ बोल रहा हूँ, एंड देन उसका पता लगाने के बाद मेरे को वापस सही सलामत अपने खर्चे पे इंडिया भेज देंगे। तो मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, क्या आपको इंडियन एम्बेसी का रूल समझ में आया कि अगर मैं किसी भी देश में जाऊं और वहां पे जाकर मैं गुम होता हूं, मैं खोता हूं, मैं कुछ भी समझ में आ रहा समस्या आती है, तो उस देश में इंडिया का, मेरे देश का एक ऑफिस होगा। उस ऑफिस में मैं जाऊंगा, वहां पे सारी बात बताऊंगा और फिर वो ऑफिस वाले मेरे को वापसी इंडिया भेज देंगे। उस ऑफिस का नाम होगा इंडियन एम्बेसी। मान लो अमेरिका में एक पाकिस्तान का बंदा गया, सुनना बहुत ध्यान से, अमेरिका में एक पाकिस्तान का बंदा गया, बेटा पाकिस्तान के बंदे को भी यही समस्या फेस करनी पड़ी, पाकिस्तान के बंदे का भी सारा सामान छिन गया। अब पाकिस्तान का बंदा कहां जाएगा? इंडियन एम्बेसी अजय नहीं, पाकिस्तान के देश सरकार ने भी वहां पे अमेरिका में एक पाकिस्तानी ऑफिस खोल रखा होगा जिसका नाम होगा पाकिस्तानी एम्बेसी। वो व्यक्ति पाकिस्तान की एम्बेसी में जाएगा, वहां पर जाकर सारी समस्या बोलेगा, देन पाकिस्तानी एम्बेसी वाले उसको अपने देश पाकिस्तान वापसी भेज देंगे। कनाडा का कोई बंदा गया अमेरिका, बहुत ध्यान से, कनाडा का बंदा कोई गया अमेरिका, उसका सामान छिन गया, कनाडा वाला बंदा कहां जाएगा? इंडियन एम्बेसी नहीं, पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं, वहां पे क्या होगी? ये कनाडा की एम्बेसी, वो वहां जाएगा, समस्या बताएगा, वापसी कनाडा पहुंच जाएगा। तो समझ में आ रहा है एम्बेसी क्या होता है? हम किसी भी देश में जाए, अब ऐसा नहीं है कि इंडियन एम्बेसी केवल यूएसए में है, इस दुनिया में जितने भी वर्ल्ड है, भाई बताओ, मैं तो कहीं भी घूम सकता हूं ना, और ये घटना मेरे साथ कहीं भी घट सकती है। तो इस दुनिया में जितने भी वर्ल्ड है, सॉरी वर्ल्ड तो एक ही है, जितने भी देश है, इस पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है, वहां पे हर देश में हमारी भारत सरकार ने अपना एक ऑफिस खोल रखा है जिसका नाम है इंडियन एम्बेसी। मैं किसी भी देश में जाऊंगा और वहां पे जाकर मेरा सामान चोरी होता है तो उस देश में एक इंडियन एम्बेसी होगी, मैं वहां पे जाऊंगा, समस्या बताऊंगा, वापसी आ जाऊंगा। अगर मैं पाकिस्तान गया तो पाकिस्तान में मेरे लिए क्या है? इंडियन एम्बेसी। अगर मैं कनाडा गया, कनाडा में मेरे लिए क्या है? इंडियन एम्बेसी। अगर मैं मान लो बीजिंग गया तो बीजिंग में मेरे लिए क्या है? इंडियन एम्बेसी। चाइना में क्या है मेरे लिए? इंडियन एम्बेसी। समझ में आ रहा है? तो अपने देश की एम्बेसी, मेरी इंडियन एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में सभी देश में होगी। मैं किसी भी देश में जाऊंगा, ये घटना घटेगी तो वहां पे एक ऑफिस होगा इंडियन एम्बेसी, वहां पे जाऊंगा, वहां पे सारी बात बोलूंगा, वो मेरे को वापसी इंडिया भेज देंगे। समझ में आ गया? तो इंडियन एम्बेसी आपको हर कंट्री में मिलेगी। यूएस जाओगे वहां मिलेगी, चाइना जाओगे वहां मिलेगी, जापान जाओगे वहां मिलेगी, दुबई जाओगे वहां मिलेगी। अल्टीमेटली जितने भी कंट्रीज है वहां पे आपको ये अपनी इंडियन एम्बेसी देखने को मिल जाएगी। समझ में आ गया? चलिए, अब मान लो बाहर का बंदा इंडिया में आया, अरे सुनो ना, क्या हम ही बाहर जाएंगे? नहीं, बाहर के लोग भी तो इंडिया में आएंगे। तो बेटा मान लो बाहर का कोई व्यक्ति इंडिया में आता है, बाहर का कोई व्यक्ति इंडिया में आता है, और इंडिया में तो हम है ही, जानते हो कैसे लोग। तो बाहर का पर्सन, कोई अमेरिकन इंडिया के एयरपोर्ट से बाहर निकला, इंदिरा गांधी एयरपोर्ट से बाहर निकला, और एयरपोर्ट से बाहर निकलते ही कुछ जेब कतरों ने, इंडिया में नहीं बोलते जेब कतरे, तो कुछ जेब कतरों ने क्या करा, उस अमेरिकन का बैग वैग मार लिया, पर्स वर्स मार लिया और भग गए। अब वो बेचारा अमेरिकन गोरा व्यक्ति क्या करे? मन में तो आ रहा था कि गोरा है, मरने दो, इन्होंने हमारे ऊपर राज किया, लेकिन मैं दयावान, वो गोरा व्यक्ति क्या करूं? तो उस गोरे व्यक्ति को मैं कहां ले गया? इंडिया में उन लोगों के लिए एक ऑफिस है, वो अमेरिका से आया था, तो इंडिया में क्या है? अमेरिकन एम्बेसी, यूएसए एम्बेसी। उस गोरे व्यक्ति को इंडिया में मैं कहां ले गया? यूएसए एम्बेसी ले गया, उन्होंने सारी बातें बताई और फिर यूएसए एम्बेसी वालों ने उसको वापस अमेरिका भेज दिया। मेरी बात समझो, एम्बेसी का टॉप कंसेप्ट होता क्या यार? समझ में आ रहा है? तो उसका तो क्या करा, यूएसए एम्बेसी कहां पे? इंडिया में। तो इंडिया में एक यूएसए एम्बेसी है, उन लोगों ने उसको वापसी यूएसए भेज दिया। तो कोई भी बाहर का बंदा इंडिया में आता है तो इंडिया में भी हर देश का ऑफिस है। कोई पाकिस्तान का बंदा इंडिया में आता है तो क्या मिलेगी? पाकिस्तानी एम्बेसी मिलेगी। क्या मिलेगी? पाकिस्तानी एम्बेसी मिलेगी। समझ में आ गया?
तो फिर अगर कोई भी उस पाकिस्तानी बंदे का सामान वामान छिनता है तो पाकिस्तानी एम्बेसी में जाएगा, वो उसको वापसी कहाँ भेज देंगे, वो उसको वापसी अमेरिका सॉरी पाकिस्तान भेज देंगे। अरे मेरी बात समझ में आ रही है, नहीं आ रही, अरे बोलो, आ रही है, समझ में आ गया। तो एम्बेसी क्लियर हो रहा है क्या होता है। मान लो कोई चाइना का बंदा इंडिया में आता है, सारा सामान छिन गया, चाउमाऊ हो गया, अब क्या करेगा वो, तो इंडिया में क्या होगी, एक चाइना की एम्बेसी होगी, वो चाइना की एम्बेसी में जाएगा, सारी बातें बोलेगा और चाइना एम्बेसी वाले उसे कहां भेज देंगे, चाइना भेज देंगे। तो जैसे ही मेरे देश की एम्बेसी पूरे वर्ल्ड में सभी देशों में है, वैसे ही उन सबकी एम्बेसी भी कहां पे होगी, इंडिया में होगी। इंडिया में कोई भी बंदा घूमने आ सकता है, हाँ जी, तो उन सबकी एम्बेसी इंडिया में अवेलेबल होगी। कोई भी इंडिया में आता है, चीन जप्टी होती है, सामान चोरी होता है, तो वो इंडिया में अपनी एम्बेसी में जाएगा, वो एम्बेसी वाले वापसी उसको देश में उसको भेज देंगे। बताओ समझ में आया। तो एम्बेसी वाला कंसेप्ट क्लियर है। तो ऐसे क्या होगा, इंडिया में, ये मान लो अपना इंडिया है, ऐसे क्या होगा, इंडिया में सभी देश की एम्बेसी होगी, ठीक है, इंडिया में क्या होगा, सभी देश की एम्बेसी होगी, और बाहर के लोग, सॉरी हाँ, बाहर के लोग जब इंडिया में आएंगे, कुछ भी छीना जप्ती होगी तो वो उस एम्बेसी में जाएंगे, ये एम्बेसी वाले उसको वापसी भेज देंगे। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है। चलिए अब बच्चों, अगर आपको याद हो तो आपने एक मूवी देखी होगी पीके, याद है पीके, उस पीके मूवी में लास्ट में अगर आपको याद हो तो एम्बेसी वर्ड का यूज बहुत बार हुआ था। सरफराज यूसुफ, पाकिस्तानी एम्बेसी, जग्गू, कुछ याद आ रहा है। वहां पे पाकिस्तानी एम्बेसी वर्ड का यूज काफी टाइम्स हुआ था, लेकिन आपको तब भी नहीं पता था एम्बेसी क्या होता है। लेकिन आज आपको चल गया पता कि एम्बेसी का मतलब क्या है। मैं किसी देश में फंस जाऊं तो वहां पे क्या होगी, मेरे देश की एम्बेसी वापसी मेरे को यहां भेजेगी, और बाहर के व्यक्ति अगर मेरे देश में फंस जाए तो यहां पे क्या होगा, उनके देश की एम्बेसी वो उनको वापसी उनके देश भेजेगी। सिंपल लाइनों में आपको मैंने समझा दिया। अगर आपको याद हो एम्बेसी वर्ड का यूज काफी टाइम हुआ था, तो एक बार देख लो आप, ये पीके मूवी का सीन है, आप सुनना यहाँ पे कितनी दफा मतलब कितनी बार जो है एम्बेसी शब्द का प्रयोग किया गया है, ठीक है ना, जरा एक बार देखो। पाकिस्तान एम्बेसी में पार्ट टाइम जॉब करता था। मीटू कॉल पाकिस्तान एम्बेसी बेल्जियम। कॉपी सर। और यहाँ किसकी केस में डालो। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान एम्बेसी। हेलो, आपके यहाँ एक लाहौर से स्टूडेंट काम करते थे, सरफराज यूसुफ, आपका नाम जग्गू है था। हाँ जी, तो अब पूरी मूवी नहीं दिखाऊंगा आप लोगों को, मैं कहीं पूरी मूवी दिखाऊं, इतना समझो कि आपने यहाँ पे वर्ड सुना ना बार बार, पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी, पाकिस्तानी एम्बेसी, तो भाई साहब एम्बेसी वर्ड का मीनिंग क्लियर हो गया। अगर आपको एक मूवी और याद हो, मेरे को उस मूवी की क्लिप नहीं मिल रही है, ठीक है, लेकिन अगर आपको एक मूवी और याद हो, बजरंगी भाईजान, तो बजरंगी भाईजान के अंदर भी जो सलमान खान है मुन्नी को लेके अपने कंधे पे बिठा के उसको पाकिस्तान पहुंचाने के लिए इंडिया में एक ऑफिस में जाता है, जिस ऑफिस का नाम होता है पाकिस्तानी एम्बेसी, वो भी पहले मुन्नी को पाकिस्तानी एम्बेसी लेके जाता है ताकि वापसी वो अपने देश पाकिस्तान में पहुंच जाए। बताओ आपको इतनी बात समझ में आ गई एम्बेसी वर्ड होता क्या है। अगर दिल्ली में आपको एक्चुअल में रियल में एम्बेसी देखनी है कि मैं चाहता हूं एम्बेसी का है, एम्बेसी का है, एम्बेसी का है, तो अगर आपको रियल में एम्बेसी देखनी है तो आप एक काम करना, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है चाणक्यपुरी, ठीक, आपको मैं गूगल मैप खोल के दिखाता हूं, ठीक है, दिल्ली में एक जगह है जिसका नाम है चाणक्यपुरी, उस जगह पे आप अगर जाओगे तो आपको भाई साहब एम्बेसीज दिख जाएगी। यहां पे सर्च करता हूं मैं आपके लिए, चाणक्यपुरी नई दिल्ली, दिख पा रहा है आपको क्या, आई होप दिख पा रहा हो आपको। देखो
यहां पे लिखा है एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, ठीक है। एक मिनट रुको, मैं तो उसको यूज करना भूल गया, यूज करते कैसे है इसको, सैटेलाइट व्यू कैसे आएगा इसका, यहां लिखा है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, फिर यहां पे लिखा है एम्बेसी ऑफ फ्रांस, यहां पे लिखा है पाकिस्तानी हाई कमीशन। बच्चों देखो वर्ड लिखा है पाकिस्तानी, जा पाकिस्तानी हाई कमीशन। सुनो, एम्बेसी और हाई कमीशन बोथ आर सेम। एक्चुअल में पाकिस्तानी एम्बेसी कोई है ही नहीं, पाकिस्तानी हाई कमीशन होती है, पाकिस्तानी एम्बेसी नहीं होती। लेकिन एक बात समझ लो, हाई कमीशन एंड एम्बेसी बोथ आर सेम, दोनों बिल्कुल सेम होती है, दोनों का काम बिल्कुल सेम है। बस फर्क इतना है किन्हीं देश के साथ लगाए पाकिस्तान, किन्हीं देश के साथ लगाए वर्ड एम्बेसी और किन्हीं देश के साथ लगाया वर्ड हाई कमीशन। फॉर एग्जाम्पल पाकिस्तान के साथ शब्द यूज हुआ है हाई कमीशन, ठीक है। और भी कंट्रीज है जिनके साथ शब्द हुआ है हाई कमीशन, और बाकी कुछ कंट्रीज जिनके साथ शब्द हुआ है यूज एम्बेसी। अल्टीमेटली बताऊं आपको शॉर्ट में, जिन देशों पे अंग्रेजों ने राज किया था, जिन देशों को अंग्रेजों ने अपना गुलाम बनाया था, उनके लिए हम शब्द यूज करते हैं एम्बेसी। और जिन देशों पे अंग्रेजों ने राज नहीं किया था, जिन देशों को अंग्रेजों ने अपना गुलाम नहीं बनाया था, उनको अपन लोग बोलते हैं हाई कमीशन। पाकिस्तान कभी भी अंग्रेज का गुलाम नहीं बना। जब अंग्रेजों ने राज किया तब पूरा इंडिया था। अंग्रेजों के राज करने के बाद पाकिस्तान का जन्म हुआ, तो पाकिस्तान पर कभी भी अंग्रेजों ने राज नहीं किया। दैट्स व्हाई पाकिस्तान के साथ शब्द यूज करता है हाई कमीशन और बाकियों के साथ हम शब्द का प्रयोग करते हैं एम्बेसी, ठीक है। तो आपको देखेगा पाकिस्तानी हाई कमीशन, ठीक है। तो यहां पे अगर आप जाओगे मतलब तो आपको बहुत सारी एम्बेसीज पास मिल जाएगी। बांग्लादेश हाई कमीशन, बांग्लादेश पर भी कभी राज नहीं किया, बिकॉज जब अंग्रेजों ने राज किया तो बांग्लादेश भी इंडिया ही था। अंग्रेजों के राज करने के बाद बांग्लादेश अलग हुआ, इसलिए बांग्लादेश हाई कमीशन है, पाकिस्तानी हाई कमीशन है। समझ में आ रहा है? देखो यहां पे लिखा आ जाएगा, लिखा हुआ ये आ गया यूएस एम्बेसी, इस पे क्लिक किया, ये आपका आ गया एम्बेसी ऑफ स्वीडन, इस पे क्लिक किया, एम्बेसी ऑफ टर्की, ठीक है, इस पे क्लिक किया, नीदरलैंड एम्बेसी, इस पे क्लिक किया, एम्बेसी ऑफ यूनाइटेड अरब अमीरात, इस पे क्लिक किया, तो आपका वो आ गया आपसी, ठीक है। तो आप देख रहे हो, इस पे क्लिक किया, पाकिस्तानी हाई कमीशन, इस पे क्लिक किया, एम्बेसी ऑफ मॉरिशस। तो आपको समझ में आ रहा है कि इंडिया में जो आपका सीपी है चाणक्यपुरी, वहां पे आपको भतेरी एम्बेसी, इट मींस ये मान लो जितनी भी वर्ल्ड है उन सबकी एम्बेसीज आपको एक जगह मिलेगी इंडिया के दिल्ली में। दिल्ली में कहां पे? चाणक्यपुरी इलाके में आपको ये सारी एम्बेसीज देखने को मिल जाएगी। आई थिंक अब एम्बेसी का पॉइंट आपके माइंड में एकदम बैठ चुका है, एम्बेसी होती क्या है। किसी भी देश में जाऊंगा वहां पे कोई समस्या आएगी, क्या मिलेगी? इंडिया की एम्बेसी मिलेगी। और कोई बाहर का बंदा इंडिया में आएगा, उसे क्या मिलेगी? अपने देश की एम्बेसी मिलेगी। अच्छा बताओ, इस पूरे मैप में कहीं इंडियन एम्बेसी नहीं है यार, आपको बहुत सारी एम्बेसी मिलेगी, लेकिन इस पूरे मैप में कहीं भी आपको इंडियन एम्बेसी नहीं मिलेगी। क्यों भाई? क्यों भाई? क्योंकि अबे इंडिया में इंडियन एम्बेसी क्यों होगी? अगर मैं इंडिया में कुछ सामान झपट जाएगा, मैं इंडियन एम्बेसी जाऊंगा? नहीं। इंडिया में इंडियन एम्बेसी क्यों होगी? इंडियन एम्बेसी तो इंडिया के बाहर होगी ना। अगर बाहर कुछ होता है तो इंडिया में इंडियन एम्बेसी नहीं होगी। अगर यहाँ पे कुछ चिनपटी होती है तो मैं थाने जाऊंगा, ना कि इंडियन एम्बेसी में जाऊंगा। समझ में आ रहा है? चलिए टॉपिक पे वापसी आओ, अपने पॉइंट पे वापसी आओ। तो सुनो, तो एक वर्ड होता है एम्बेसी, इसका पूरा का पूरा मीनिंग आपको क्लियर है बेटा। एक होता है वर्ड ऑफिशियल्स। ऑफिशियल्स क्या होता है? एम्बेसी का छोटा रूप, स्मॉलर फॉर्म ऑफ एम्बेसी। एम्बेसी के छोटे रूप को ही मैं बोलता हूं ऑफिशियल्स। और एक होता है बच्चे मेंबर ऑफ आर्म फोर्स। जितने भी देश की एम्बेसी होती है, जितने भी देश की एम्बेसी होती है, इन देश की एम्बेसी की सुरक्षा के लिए
जो अंदर आर्म फोर्स, इट मीन्स आर्मी वाले लोग, इट मीन्स आर्मी वाले लोग, तो इन देशों की सुरक्षा के लिए जो आर्मी वाले लोग होते हैं वो इन्हीं देश के होते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एम्बेसी का, अमेरिकन एम्बेसी का बाहर का व्यू है, ये बाहर का गेट है। इस अमेरिकन एम्बेसी के अंदर, इस गेट के पीछे, इस गेट के पीछे, इस गेट के अंदर जो आर्मी वाले हैं ना वो इंडिया के नहीं है, वो आर्मी वाले अमेरिका के हैं। समझ में आ गया? क्यों? क्योंकि ये जो यूएस एम्बेसी है इसकी सुरक्षा के लिए आर्मी वाले अमेरिका के इसलिए कि मान लो बाई चांस हमारा और अमेरिका का युद्ध हो गया तो हम सबसे पहला अटैक कहां करेंगे? अपने देश में स्थित अमेरिकन एम्बेसी में। तो इसलिए जो यहाँ पे आर्मी वाले हैं वो उनके ही देश के, ताकि वो इसकी सुरक्षा अच्छे से कर सके। इंडियंस नहीं रखे, कल को हमारा युद्ध हुआ अमेरिका के साथ तो इंडियन आर्मी वाले खुद ही से उड़ा देंगे। तो अंदर जो सुरक्षा के लिए है वो अमेरिका के लोग हैं, वो अमेरिका की आर्मी वाले हैं, ना कि इंडियन आर्मी वाले। ऐसे ही अगर पाकिस्तान की एम्बेसी है या पाकिस्तान का हाई कमीशन है तो उस पाकिस्तान के हाई कमीशन की सुरक्षा के लिए अंदर कौन होगा? पाकिस्तानी आर्मी वाले लोग। बताओ मेरी बात आपको समझ में आ रही है? ठीक, तो सुनो, अब सेकंड पॉइंट था क्या? तो एम्बेसी का मतलब क्लियर है, ऑफिशियल्स, स्मॉलर फॉर्म ऑफ एम्बेसी, एम्बेसी का छोटा रूप, ये भी सेम एम्बेसी की तरह काम करता है। भाई इंडिया में हर एक राज्य में एम्बेसी खोलना पॉसिबल नहीं है, एम्बेसी केवल कहां पे है? दिल्ली में। हर एक राज्य में उस एम्बेसी के छोटे छोटे रूप ऑफिशियल्स। फॉर एग्जांपल चेन्नई में किसी अमेरिकन का पर्स छीन लिया तो अमेरिकन दिल्ली नहीं आएगा, पहले अमेरिकन कहां आएगा? चेन्नई में एम्बेसी का एक छोटा ऑफिस होगा, इसका नाम क्या होगा? ऑफिशियल्स। वो चेन्नई में ऑफिशियल में जाएगा, वहां जाकर समस्या बोलेगा, देन ऑफिशियल वाले उसको कहां भेजेंगे? एम्बेसी में भेजेंगे, दिल्ली उसको भेजेंगे। बताओ समझ में आ गया? तो सेकंड पॉइंट को पढ़ते अच्छे से। सेकंड पॉइंट बोलता क्या है? मैंने आपको एम्बेसी का मीनिंग क्लियर किया, मैंने आपको ऑफिशियल का मीनिंग क्लियर किया, और आर्म फोर्स, इट मींस आर्मी वाले, जिस देश की एम्बेसी होगी उस देश के आर्मी वाले भी हो गए। अब सुनो सेकंड पॉइंट क्या बोलता है। तो मेरे बच्चों सेकंड पॉइंट ये बोलता है कि एक एम्बेसी में दो लोग काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर यूएसए की एम्बेसी है, अगर यूएसए की एम्बेसी है तो इसमें कहां पे है? इन इंडिया, इन इंडिया। अगर इंडिया में यूएसए की एम्बेसी है तो इस यूएस एम्बेसी में दो लोग काम करेंगे। एक तो काम करेगा इंडियन, क्योंकि एम्बेसी इंडिया में, एक तो काम करेगा इंडियन और एक काम करेंगे यूएसए वाले। ठीक है, और सुनो, इंडियन क्यों काम करेगा? अरे एम्बेसी इंडिया में है भाई, रूल्स थोड़ा बहुत इंडिया के भी फॉलो हो गए तो इंडियन काम करेगा, और अमेरिका वाले तो काम करेंगे, बस उनका ऑफिस है। ऐसे मान लो अगर इन इंडिया में अगर पाकिस्तानी एम्बेसी है, वैसे पाकिस्तानी एम्बेसी गलत वर्ड है, पाकिस्तानी एम्बेसी गलत वर्ड है, अगर पाकिस्तानी हाई कमीशन है तो यहाँ पे दो लोग काम करेंगे। कौन दो लोग काम करेंगे? एक तो इंडियन काम करेंगे बिकॉज एम्बेसी इंडिया में, और एक पाकिस्तान के लोग काम करेंगे। तो याद रखना, एक एम्बेसी में दो लोग काम करते हैं, एक एम्बेसी में दो लोग काम करते हैं। कौन दो लोग काम करते हैं? वो दो लोग काम करते हैं जिस देश की एम्बेसी है। एक तो वो लोग, एम्बेसी अमेरिका की है तो काम करेगा अमेरिकन, एम्बेसी पाकिस्तान की है काम करेगा पाकिस्तानी, और दूसरे वो लोग होते हैं जिस देश में एम्बेसी है। एम्बेसी है कहां पे? इंडिया में, तो इंडियंस भी काम करेंगे। ये एम्बेसी है कहां पे? इंडिया में, तो इंडियंस भी काम करेंगे। इंडियंस क्यों काम कर रहे हैं भाई? मान लो पाकिस्तान की एम्बेसी में, इस पाकिस्तान की एम्बेसी में ये सारे के सारे पाकिस्तानी अंदर मिलकर, इस पाकिस्तान की एम्बेसी में ये सारे के सारे पाकिस्तानी अंदर मिलकर कोई षड्यंत्र रच रहे हो, बम बना रहे हो, इंडिया को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे हो, तो इसलिए इंडियंस भी काम कर रहे हैं इन पे निगरानी रखे, ये इंडिया के खिलाफ कुछ गलत काम तो नहीं कर रहे, कुछ गलत एक्शन तो नहीं ले रहे, और तो और इसलिए भी काम कर रहे हैं कि भाई इंडिया में एम्बेसी है तो कुछ रूल्स, कुछ प्रोटोकॉल्स इंडिया के भी फॉलो हो गए तो वो फॉलो करवाएंगे। समझ में आ गया? तो एक एम्बेसी में दो लोग काम करते हैं, एक एम्बेसी में दो लोग काम करते हैं। एक तो वो लोग जिस देश की एम्बेसी है, और एक वो लोग जिस देश में एम्बेसी है।
चाइना की एम्बेसी अगर इंडिया में है वहां पे दो लोग काम करेंगे, एक तो चाइना की एम्बेसी वाले चाइनीज लोग, और एम्बेसी है कहां पे, इंडिया में, तो इंडियन लोग। अब मेरी बात को सुनना बहुत ध्यान से। एम्बेसी इंडिया में, किसकी, यूएस एम्बेसी। तो इस विदेशी एम्बेसी में काम करने वाले विदेशी लोग अपने देश के नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माने जाएंगे। देखो ध्यान से, ये भले ही इंडिया में रह रहे हैं, कैसे, ये यूएस एम्बेसी कहां पे है, इंडिया में, ये यूएस एम्बेसी कहां पे, इंडिया में, ये यूएसए के लोग काम कर रहे हैं इस एम्बेसी में। एम्बेसी अगर इंडिया में है, इट मींस ये यूएसए के लोग भी इंडिया में है। अगर यूएसए की एम्बेसी इंडिया में है, इट मींस ये यूएसए इंडिया में काम कर रहे हैं। अब भले ही ये यूएसए वाले लोग इंडिया में रह रहे हैं, इंडिया में काम कर रहे हैं, लेकिन फिर भी इनको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो एम्बेसी में काम करने वाले विदेशी लोग अपने देश के निवासी नहीं माने जाएंगे। लेकिन हाँ, इंडिया में क्या है, यूएस एम्बेसी, काम करने वाला कौन है, इंडियन, इसको अपने देश का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। तो मेरी बात सुनो बहुत ध्यान से। पॉइंट ये है कि अपने देश में अगर कोई विदेश की एम्बेसी हो, अपने देश में अगर कोई विदेशी एम्बेसी हो और उस विदेशी एम्बेसी में कोई विदेशी व्यक्ति काम कर रहा हो, कोई फॉरेनर काम कर रहा हो, तो उसको अपने देश का निवासी नहीं बोलेंगे। लेकिन उस एम्बेसी में अगर इंडियन काम कर रहा हो तो उसको अपने देश का निवासी बोलूंगा। ऐसे ही इंडिया में अगर पाकिस्तानी एम्बेसी है, उस पाकिस्तानी एम्बेसी में जो पाकिस्तान के लोग हैं, वो अपने देश के नॉर्मल रेसिडेंट, वो अपने देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। वो पाकिस्तान के लोग जो है अपने देश के सामान्य निवासी नहीं माने जाएंगे। लेकिन उस वो एम्बेसी कहां पे, इंडिया में, उस इंडिया में जो एम्बेसी है, जो पाकिस्तानी एम्बेसी है, उसमें काम करने वाले इंडियन अपने देश के निवासी माने जाएंगे। तो सुने मेरी बात को ध्यान से। मैंने आपको बताया कि एक एम्बेसी में दो लोग काम करते हैं, एक एम्बेसी में दो लोग काम करते हैं। कौन लोग, एक तो अपने देश के लोग और एक दूसरे देश के लोग जिसकी एम्बेसी है। अपने देश के लोग तो अपने देश के निवासी माने जाएंगे, सिंपल सी बात है। मेरे देश में जितनी भी एम्बेसी है, उन सभी एम्बेसी में काम करने वाले इंडियन इंडिया के निवासी माने जाएंगे। लेकिन उन सभी एम्बेसी में काम करने वाले विदेशी लोग अपने ही देश के निवासी माने जाएंगे, उनको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। इंडिया में चाइनीज एम्बेसी है, उस चाइनीज एम्बेसी में दो लोग काम करेंगे, एक तो चाइना के लोग और एक इंडिया के लोग। जो इंडिया वाले लोग हैं वो तो निवासी माने जाएंगे, लेकिन चाइना का स्टाफ है, जो फॉरेन स्टाफ है, जो विदेशी स्टाफ है इंडिया में, काम इंडिया में कर रहा है, लेकिन फिर भी उसको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। प्लीज सेकंड वाले पॉइंट को ध्यान रखना। ये वही तो बोल रहा है कि फॉरेन स्टाफ ऑफ एम्बेसी, एम्बेसी का जो फॉरेन स्टाफ है, उसने इंडियन स्टाफ नहीं बोला, जो फॉरेन स्टाफ। हम पढ़ क्या रहे हैं, हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन, नॉट इंक्लूड नॉर्मल रेसिडेंट, कौन कौन जो है इंडिया के सामान्य निवासी में नहीं आएगा। तो सेकंड पॉइंट बोलता है एम्बेसीज में, ऑफिशियल्स में, जो आर्मी वाले, तो बोलता है जो आर्मी वाले लोग हैं, जाम की हो गई है, बोलता है जो आर्मी वाले लोग हैं, जो ऑफिशियल्स है, जो एम्बेसीज है, इनमें काम करने वाला फॉरेन स्टाफ, बट क्या बोला मैंने, इनमें काम करने वाला फॉरेन स्टाफ, विदेशी स्टाफ इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। वो जिस देश की एम्बेसी में काम कर रहा है उसी देश का निवासी माना जाएगा। समझ में आ गया? चलो क्वेश्चन देता हूं, उसका आप लोग आंसर देना कि इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट है या नहीं है। एन रशियन, रशियन वर्किंग, रशियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। बताओ, इंडिया में, भारत में
एक रशियन एम्बेसी है, अब उसमें काम करने वाला रशियन क्या इंडिया का निवासी है या नहीं है? मैंने सिंपल बोला, अपने देश में जो भी एम्बेसी हो उसमें काम करने वाला विदेशी स्टाफ अपने देश का निवासी नहीं माना जाएगा। अपने देश में क्या है? रशियन एम्बेसी। अब इसमें काम करने वाला कौन है? इसमें काम करने वाला रशियन है, वो फॉरेन स्टाफ है, वो विदेश का बंदा है, तो वो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। तो बोलूंगा नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट, सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। चलो अगला बताओ। एन इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी located in इंडिया। इंडिया में एक रशियन एम्बेसी है। इंडिया में है कहां पे जी? इंडिया में, अपने देश में। कौन सा एम्बेसी? रशियन। अब उस रशियन एम्बेसी में एक इंडियन काम कर रहा है, बताओ क्या ये इंडिया का निवासी माना जाएगा? यस, अपने देश में एम्बेसी है, उस एम्बेसी में काम करने वाला इंडियन स्टाफ तो इंडिया का निवासी है, तो यस ही इज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये तो इंडिया का सामान्य निवासी माना जाएगा, लेकिन जो विदेशी स्टाफ है वो इंडिया का सामान्य निवासी नहीं माना जाएगा। बताओ, इतनी बात समझ में आ गई? तो सेकंड पॉइंट यही था अपना कि अगर एम्बेसी में ऑफिशियल में आर्मी वाला कोई भी विदेशी हो, कोई भी कौन हो? विदेशी हो। अगर एम्बेसी में ऑफिशियल में या आर्मी वाला अगर विदेशी हो, भले ही इंडिया में काम कर रहा है, भले ही इंडिया में आर्मी वाला है, भले ही इंडिया में काम कर रहा है, भले इंडिया में स्थित एम्बेसीज में काम कर रहा है, लेकिन है कहां का बंदा? विदेश का, तो उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। और एग्जांपल देखते हैं। इंडिया में जापानीज एम्बेसी में काम करने वाला जापान का बंदा क्या इंडिया का निवासी है? नहीं है। इंडिया में जापानीज एम्बेसी में काम करने वाला इंडियन, इंडिया में क्या है? जापान की एम्बेसी, यहां में दो लोग काम करेंगे, जापान वाले और एक इंडिया वाले। जापान वाला बंदा इंडिया का निवासी नहीं है, लेकिन इंडिया वाला बंदा इंडिया का निवासी माना जाएगा। ये था अपना सेकंड पॉइंट, बिल्कुल क्लियर। ठीक है, तो 2 पॉइंट पढ़ लिए। पहला, बाहर से कोई भी फॉरेन टूरिस्ट या विजिटर इंडिया में घूमने फिरने के लिए आता है, उसको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। सेकंड पॉइंट, अगर एम्बेसी में ऑफिशियल्स में कोई भी विदेश का बंदा काम करता है तो वो इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा, वो विदेश का निवासी माना जाएगा। समझ में आ गया? अगर हमारे देश में जो भी एम्बेसी है, हमारे देश में जो भी ऑफिशियल्स है, उसमें अगर कोई विदेशी बंदा काम करता है वो इंडिया का निवासी नहीं है। लेकिन अगर उन एम्बेसी में ऑफिशियल्स में अपने देश में जो एम्बेसी है, जो ऑफिशियल है, अगर उनमें इंडियन बंदा काम करता है तो इंडिया का निवासी माना जाएगा। चलिए अब बच्चों बढ़ते अपने थर्ड पॉइंट की ओर। पहले समझेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। चलो थर्ड पॉइंट पे आते हैं। अब ये थर्ड पॉइंट क्या है, आओ इसको समझते हैं। बेटा आपको मैंने बताया था लास्ट क्लास में कि नॉर्मल रेसिडेंट में, एक देश के सामान्य निवासी में केवल और केवल इंसान नहीं आते, इंसान के अलावा संस्थाएं भी शामिल होती है, इंसान के अलावा इंस्टीट्यूशंस भी शामिल होते हैं एक देश के नॉर्मल रेसिडेंट में। तो अगर कोई इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है, अगर कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, जैसे कि WHO, जैसे कि WTO, जैसे कि UN, जैसे कि रेड क्रॉस, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, जैसे कि IMF। अब ये होते क्या है?
जैसे जैसे आपका सिलेबस आगे बढ़ेगा आपको अपने आप समझ में आ जाएगा। मैं ज़्यादा इनके बारे में चर्चा नहीं कर रहा, बस समझ लो ये सारी अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन है। ये अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं क्या होती है? इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन अंतर्राष्ट्रीय संस्था वो होती है जो प्रत्येक देश के लिए काम करती है। वो किसी एक देश के लिए नहीं होती, वो पूरे वर्ल्ड में जितने भी देश है वो उन सभी देशों के लिए होती है, वो उन सभी देशों के लिए काम करती है। वो संस्थाएं किसी एक देश की सगी नहीं होती। फॉर एग्जाम्पल WHO किसी पर्टिकुलर एक देश का नहीं है, जितने भी देश है सबके लिए काम करता है। WTO पर्टिकुलर किसी एक देश का नहीं है, जितने भी देश है सबके लिए काम करता है। UN किसी एक देश का नहीं है, जितने भी देश है सबके लिए काम करता है। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था वो होती है जो किसी एक देश की ना होकर सभी देश की होती है। अब यह संस्था है किस देश की निवासी मानी जाएगी? तो याद रखना इन्हें किसी भी देश का निवासी नहीं माना जाता है। नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ एनी कंट्री। इन्हें किसी भी देश का निवासी नहीं माना जाएगा। UN अमेरिका के निवासी नहीं है, भले इसका मेन ऑफिस अमेरिका में है, नहीं, लेकिन ये केवल अमेरिका की नहीं है, ये UN सभी देशों के लिए समान रूप से काम करेगी। तो इसको केवल एक देश का निवासी नहीं बोल सकते। तो याद रखना ये संस्था किसी भी पर्टिकुलर देश की निवासी नहीं होती। इन्हें किसी भी देश का निवासी नहीं माना जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का कोई ऑफिस इंडिया में अवेलेबल है तो मैं उस WTO का ऑफिस अगर इंडिया में है तो उस WTO को मैं इंडिया का निवासी नहीं बोलूंगा, नहीं, वो निवासी किसी भी देश के माने ही नहीं जाएंगे। ये संस्था है किसी भी देश की निवासी नहीं है भाई, पहली बोल रहा हूं, बार बार बोल रहा हूं, इन संस्थाओं को पर्टिकुलर किसी भी देश का निवासी नहीं माना जाएगा। फिर क्या बोलेंगे? अब जब ये सबके लिए समान रूप से काम कर रही है, जब ये किसी एक देश की नहीं है, सबके लिए समान रूप से काम कर रही है, तो इसलिए बोल दूंगा मैं कि ये इंटरनेशनल एरिया, ये अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की निवासी है। इट मींस जो किसी एक का नहीं है, जो किसी एक का ना होकर सबका होता है, उसको बोलूंगा इंटरनेशनल एरिया। तो ये किसी भी पर्टिकुलर एक देश की निवासी नहीं है, ये सभी देश की निवासी मानी जाएगी। तो इसलिए बोलते हैं ये संस्था है इंटरनेशनल एरिया, अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र की निवासी होती है, किसी पर्टिकुलर एक देश की निवासी नहीं होती। अगर बोलूं इंडिया में UN का कोई ऑफिस है तो क्या वो इंडिया का निवासी माना जाएगा? नहीं। अगेन बोल रहा हूं, मैं बात अभी संस्था की कर रहा हूं, मैं अभी लोगों की बात नहीं कर रहा, मैं इंस्टीट्यूशंस की बात कर रहा हूं। तो ये संस्था है किसी भी देश की निवासी नहीं मानी। एग्जाम में आता है, एग्जाम में क्या आता है? इंडिया में WHO का एक ऑफिस है, बताओ क्या वो इंडिया का निवासी है? नहीं। इंडिया क्या, वो ऑफिस किसी भी पर्टिकुलर देश का निवासी नहीं है, वो अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र इंटरनेशनल एरिया का निवासी माना जाएगा। इंटरनेशनल एरिया वो होता है जो किसी एक कंट्री का ना हो, जो सबका हो। तो ये किसी एक कंट्री की सगी नहीं है। अगर UN का ऑफिस अमेरिका में है तो ऐसा नहीं है ये UN अमेरिका के पक्ष में बोलेगा, नहीं, भले ही इसका मेन ऑफिस अमेरिका में है लेकिन ये अमेरिका की सगी नहीं है, ये सभी देश के लिए इक्वल रूप से काम करेगी, इसलिए इन्हें बोला इंटरनेशनल एरिया के रेजिडेंट है। ये संस्था किसी भी पर्टिकुलर एक देश के निवासी नहीं होती। तो याद रखना, अल्टीमेटली बस माइंड में याद रखो इतना, बस माइंड में इतना याद रखो, ये संस्था किसी भी देश की निवासी नहीं है। अगर इनका ऑफिस इंडिया में है तो होने दो, इनका ऑफिस पंजाब में है तो होने दो, इनका ऑफिस कहीं भी हो, ये किसी भी देश के निवासी नहीं माने जाएंगे, बात खत्म। ये संस्था है, अगेन बार बार सुन लो, ये संस्था है किसी भी देश की निवासी नहीं होगी, ये संस्था है किसी भी देश की निवासी नहीं होगी, ये संस्था है किसी भी देश की निवासी नहीं मानी जाएगी। ठीक है, देखो भाई थर्ड पॉइंट क्या है? इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि UNO, WHO, रेड क्रॉस आदि एक्सेट्रा, दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंटरनेशनल एरिया। इनको
अंतर्राष्ट्रीय क्षेत्र का सामान्य निवासी माना जाएगा, किसी पर्टिकुलर कंट्री का निवासी नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? तो अपन लोगों ने अब तक 3 पॉइंट कर लिए, अभी सारे पॉइंट रिवाइज करूंगा। चौथा पॉइंट अब सुनो। अब बात हो रही है इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले लोगों की। समझ लो, अभी तक बात हो रही थी इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं की, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। अब बात किसकी होगी? अब बात होगी एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की। अब बात होगी उन एम्प्लॉइज की, अब बात होगी उन कर्मचारियों की जो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करते हैं, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब इनकी बात होगी, ठीक है? सुनो बेटा, मान लो, अब सुनना बहुत ध्यान से। इंडिया में यूएन का ऑफिस है, ठीक है? अब इस यूएन के ऑफिस में कौन काम कर रहा है? तो मान लो इस यूएन के ऑफिस में एक अमेरिकन काम कर रही है, एक अमेरिकन लड़की काम कर रही है। इस यूएन के ऑफिस में एक जापान का बंदा काम कर रहा है, जापानीज। इस यूएस के ऑफिस में एक रशियन काम कर रहा है। इस यूएन के ऑफिस में एक इंडियन काम कर रहा है। भाई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है तो अलग अलग देश के लोग काम कर सकते हैं। तो सुनो, हम बात कर रहे हैं किसकी? अब इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले एम्प्लॉयज की, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले कर्मचारियों की इस बार बात हो रही है। एम्प्लॉयज ऑफ, कर्मचारी ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन। अब मेरी बात सुनो, इंडिया में अगर यूएन का ऑफिस है, ऑफिस कहां पे है? इंडिया में। किसका ऑफिस? यूएन का। अच्छा बताओ, अभी एम्प्लॉयज छोड़ो, ये यूएन का ऑफिस, अब बात संस्था कर रहा हूं, क्या ये यूएन का ऑफिस इंडिया का सामान्य निवासी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा, क्योंकि संस्था जो है, जो अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, वो किसी भी देश की सामान्य निवासी नहीं मानी जाएगी भाई। लेकिन अब सुनो, इंडिया में इस यूएन के ऑफिस में काम करने वाला अमेरिकन, क्या ये अमेरिकन इंडिया का निवासी माना जाएगा? तो ये इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। अमेरिका का बंदा है तो अमेरिका का निवासी माना जाएगा, ना कि इंडिया का। तो अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले विदेशी लोग, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले विदेशी लोग अपने देश के निवासी नहीं माने जाएंगे। इस यूएन के ऑफिस में जापान का बंदा काम कर रहा है, क्या ये इंडिया का निवासी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। इस यूएन के ऑफिस में, ऑफिस कहां पे? इंडिया में। एक रशिया का बंदा काम कर रहा है, क्या ये निवासी माना जाएगा? नहीं माना जाएगा। लेकिन इस यूएन के ऑफिस में एक इंडियन काम कर रहा है, क्या ये निवासी माना जाएगा? हाँ, ये माना जाएगा, बिकॉज इंडिया का बंदा इंडिया में काम कर रहा है, निवासी माना जाएगा। ये सारे तो बाहर के लोग हैं ना, इंडिया में काम कर रहे हैं, बाहर के लोग हैं, इनको निवासी नहीं माना जाएगा। लेकिन एक शर्त है, अगर इस अमेरिकन को या इस जापानीज को या इस रशियन को काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया है, अगर इस अमेरिकन को, जापानीज को, रशियन को काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया है, इट मीन्स अब ये नॉर्मल रेसिडेंट बनने की शर्त पूरी कर रहे हैं। काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया, इंडिया में काम कर रहे, इंडिया में रह रहे, इंडिया में खर्च कर रहे हैं, फिर तो इन सबको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट, इंडिया का सामान्य निवासी माना जाएगा। तो चौथा पॉइंट यह था, अगर इंडिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, अगर इंडिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, सुनो बहुत ध्यान से, अगर इंडिया में कोई अंतर्राष्ट्रीय संस्था है और उस अंतर्राष्ट्रीय संस्था में, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में अगर बाहर के लोग काम करते हैं तो नॉर्मली उनको अपने देश का निवासी नहीं मानेंगे। लेकिन उन बाहर के लोगों को काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो जाए, फिर ये बाहर के लोग अपने देश के निवासी माने जाएंगे। याद रखना, सारे पॉइंट अलग अलग है, प्लीज उन पॉइंट्स को आपस में मैच मत करना। एम्बेसी वाला कंसेप्ट अलग है
और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला कंसेप्ट अलग है। बहुत सारे बच्चे इन दोनों कंसेप्ट को आपस में मिक्स कर देते हैं। प्लीज इन दोनों कंसेप्ट को आपस में मिक्स मत करना। एम्बेसी वाला कंसेप्ट अलग है और इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला कंसेप्ट अलग है। एम्बेसी के एम्प्लॉइज अलग है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज अलग है। एम्बेसी के एम्प्लॉइज इस देश के निवासी नहीं माना जाएगा, 1000 बार बोल दिया। अगर इंडिया में कोई एम्बेसी है और बाहर के लोग इस एम्बेसी में काम कर रहे हैं, वो किसी भी कीमत पर अपने देश के निवासी नहीं माने जाएंगे। माइंड में आ रहा होगा, अगर वो एम्बेसी वाले बंदे को जो इंडिया में काम कर रहा है, काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो जाए तब भी नहीं माने जाएंगे। एम्बेसी वाले केस में बिग नो, एम्बेसी वाले केस में बड़ी ना है। चाहे उन्हें काम करते करते कितना टाइम क्यों ना हो जाए, एम्बेसी वाला केस आ जाए, एम्बेसी वाला केस आ जाए तो बाहर का बंदा इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा, नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर अंतरराष्ट्रीय संस्था वाला केस आता है, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन वाला केस आता है, तो बाहर का बंदा इंडिया का निवासी तभी माना जाएगा अगर काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो जाए। अगर 1 साल से कम समय है तो ये भी इंडिया के निवासी नहीं माने जाएंगे। लेकिन एम्बेसी वाले केस में तो बिग नो, उन्हें काम करते करते 5 साल ही क्यों ना हो जाए, वो तब भी इंडिया के निवासी नहीं माने जाएंगे। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं कि आपको आगे समझ में आएगा। समझ में आई मेरी इतनी बात? चलिए, तो यहाँ पे चौथा पॉइंट क्लियर है कि अगर इंडिया में कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है, अगर इंडिया में कोई इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है और वहां पे अगर बाहर के बंदे काम कर रहे हैं तो नॉर्मली अपने देश के निवासी नहीं माने जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में लिखा है काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया तो फिर इनको अपने देश का निवासी बना लो। ठीक है, ये था आपका चौथा पॉइंट। पढ़ते क्या लिखा है, एम्प्लॉइज ऑफ इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इसकी यूएनओ WHO तो बोलता है अगर इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन के एम्प्लॉइज है, कर्मचारी है, तो आर कंसीडर्ड एज ए रेसिडेंट ऑफ कंट्री विच दे बिलोंग एंड नॉट ऑफ द इंटरनेशनल एरिया। तो बोले वहां ये उस देश के निवासी माने जाएंगे, ये उस देश के निवासी माने जाएंगे जिस देश से बिलोंग करते हैं, ना कि इंटरनेशनल एरिया के। आपके माइंड में आ रहा होगा जब ये संस्थाएं इंटरनेशनल एरिया की निवासी मानी जाती है तो इनमें काम करने वाले लोग भी इंटरनेशनल एरिया के निवासी माने जाएंगे। नहीं जी, गलत है ये। मैंने अगेन याद करो 11th क्लास, अकाउंटेंसी, बिजनेस अलग, बिजनेसमैन अलग, लोग अलग होते हैं, संस्था अलग। संस्था के लिए रूल नंबर 3 था, लोगों के लिए रूल नंबर 4 है। ठीक है, तो बोलता है इन अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले एम्प्लॉइज, कर्मचारी उस देश के निवासी माने जाएंगे जिस देश से वो बिलोंग करते हैं, ना कि अंतरराष्ट्रीय क्षेत्र के। एग्जाम्पल के तौर पे एन अमेरिकन, कोई अमेरिकन है वर्किंग इन यूएनओ ऑफिस, वो अमेरिकन यूएनओ ऑफिस में काम करता है जो कि इंडिया में लोकेटेड है। तो नॉर्मली इंडिया में अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है, इंडिया में अगर कोई अंतरराष्ट्रीय संस्था है और उस संस्था में अगर बाहर का बंदा काम कर रहा है तो नॉर्मली वो इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। तो लिखा है उसको इंडिया का निवासी नहीं मानूंगा। वो जिस देश से बिलोंग करता है, अमेरिकन है तो बिलोंग करेगा अमेरिका से, तो उसको नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, उसको अमेरिका का निवासी माना जाएगा। समझ में आ गया? However, लेकिन if the employees are working for more than 1 year, लेकिन वो कर्मचारी इंडिया में 1 साल से ज्यादा के लिए काम कर रहा है तो फिर वो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ ए कंट्री इन विच सच इंस्टीट्यूशन आर लोकेटेड। तो बोल रहा है फिर उस देश का निवासी माना जाएगा जिस देश में वो काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे जो पर एग्जाम्पल था वहां पे देखूं, अगर अमेरिकन को काम करते करते, अगर अमेरिकन को यूएन ऑफिस में काम करते जो वहां पे इंडिया में, तो अगर इंडिया में तो यूएन ऑफिस है और वहां पर अमेरिकन को काम करते करते मोर देन 1 ईयर, 1 साल से ज्यादा हो जाए, तो अमेरिकन को उस इंडिया में काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो गया, फिर उस अमेरिकन को मैं इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट ट्रीट करूंगा, उसको इंडिया का सामान्य निवासी माना जाएगा। बताओ, चौथा पॉइंट क्लियर है? मैं सारे पॉइंट रिवाइज कराऊंगा आपको,
पहले बताओ चौथा पॉइंट समझ में आया या नहीं आया? हम क्या पढ़ रहे हैं? हम पढ़ रहे हैं कि कौन कौन अपने देश के सामान्य निवासी वाली कैटेगरी में नहीं आएंगे। अपन लोग क्या पढ़ रहे हैं? कौन कौन अपने देश के सामान्य निवासी वाली कैटेगरी में शामिल नहीं होंगे। अब आखिरी पॉइंट और है, पांचवा पॉइंट, फिर पांचों कैटेगरीज क्लियर हो जाएगी कि ये लोग अपने देश के सामान्य निवासी में शामिल नहीं होंगे। चलिए भाई बताओ, इतना आपको क्लियर है? ये 4 तक आपको क्लियर है? चलिए अब बेटा बात करते हैं पांचवे की। पांचवा है बॉर्डर वर्कर। बोलो पांचवा केस क्या है? बॉर्डर वर्कर। अब सुनो ये बॉर्डर वर्कर क्या होते हैं, ठीक है? समझना बात को बहुत ध्यान से। बेटा सुनो, मैं रहता हूं इंडिया में, इंडिया में रहता हूं मैं, इंडिया में दिल्ली में मैं रहता हूं, और एक कंट्री है नेपाल। पता है मेरा काम क्या है? मेरा काम क्या है? समोसे बेचना। हंसी आ रही है? मेरा काम क्या है? समोसे बेचना। अब बेटा होता क्या है, मैं दिल्ली से दिल्ली एयरपोर्ट पे जाता हूं। सुनना बहुत ध्यान से। सुबह सुबह उठा 4 बजे, 6 बजे एयरपोर्ट पे प्लेन पकड़ा, सीधे 1.5 घंटे में नेपाल पहुंच गया। 8 बजे नेपाल पहुंच के 9 बजे अपनी दुकान लगा ली। सुन रहे हो? और नेपाल में 9 बजे मैंने समोसे बेचना स्टार्ट कर दिया। 9 बजे से लेके मैंने शाम को 4 बजे तक समोसा खूब बेचे, और 4 बजे वापसी फ्लाइट पकड़ी नेपाल से दिल्ली की। 7 बजे तक वापसी दिल्ली घर पे। देन थोड़ा बहुत काम किया कल के लिए, सो गया। एंड मैं डेली करता हूं, मैं हफ्ते में 7 दिन नेपाल जाता हूं, समोसे बेचता हूं, इंडिया में आता हूं। भाई नेपाल में समोसे कम मिलते हैं ना, तो डिमांड मेरी खूब सेल होती है। अब बताओ मैं कहां का निवासी माना जाऊंगा? मैं इंडिया का निवासी माना जाऊंगा, बिकॉज मैं रह कहां रहा हूं? इंडिया में। नेपाल बस गया, काम करके वापस इंडिया में आ रहा हूं। मैं मेनली रह कहां रहा हूं? इंडिया में। घर कहां है? इंडिया में। दिल क्या बोल रहा है? हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी। तो ऐसे लोग जो डेली बेस पे काम करने के लिए, रेगुलर बेस पे काम करने के लिए बॉर्डर क्रॉस करते हैं, देन वापसी अपने देश में आ जाते हैं, ऐसे लोगों को बोलते हैं बॉर्डर वर्कर। मैं डेली बेस पे काम करने के लिए बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं, काम करके वापसी इंडिया में आ रहा हूं, तो मेरे को बोला जाएगा बॉर्डर वर्कर। और मैं किस देश का निवासी माना जाऊंगा? भाई साहब मैं इंडिया का निवासी माना जाऊंगा, बिकॉज मैं इंडिया में ही रहता हूं। तो क्या लिखा है? बॉर्डर वर्कर हु लिव नियर द इंटरनेशनल बॉर्डर। बॉर्डर वर्कर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर के पास रहते हैं। बॉर्डर वर्कर जो कि इंटरनेशनल बॉर्डर, इट मींस नेपाल और इंडिया के बॉर्डर के पास रह रहा हूं, एंड क्रॉस द बॉर्डर ऑन अ रेगुलर बेसिस टू वर्क इन अदर कंट्री। और रेगुलर बेस पे मैं बॉर्डर क्रॉस कर रहा हूं दूसरे देश में, अदर कंट्री में काम करने के लिए। सो दे आर ट्रीटेड एज नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ द कंट्री वेयर दे लिव। तो मैं उस देश का निवासी माना जाऊंगा जहां पे मैं रहता हूं, ना कि उस देश का निवासी माना जाऊंगा जहां पे मैं काम करने जा रहा हूं। तो इस देश में मैं निवासी इंडिया का माना जाऊंगा, ना कि नेपाल का। बताओ इतनी बात क्लियर है या नहीं है? आई थिंक इतनी बात तो क्लियर है। तो 5 कैटेगरी पढ़ ली, वो लोग जो इंडिया के निवासी नहीं माने जाएंगे। एक बार पांचों की पांचों कैटेगरी में आपको रिवाइज करवाता हूं। सुनना बेटा बात को बहुत ध्यान से, रिवाइज कर लो अच्छे से। पहला, अगर कोई भी बाहर का टूरिस्ट या विजिटर इंडिया में आता है तो उसको इंडिया का निवासी नहीं बोला जाएगा। चाहे वो खेलने के लिए आए, स्टडी के लिए, स्पोर्ट्स के लिए, मेडिकल के लिए, किसी भी मीटिंग के लिए आए, उसको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। दूसरा, एम्बेसी हो या फिर आपका ऑफिशियल्स हो, ठीक है, तो अगर इंडिया में कोई एम्बेसी है या कोई ऑफिशियल है तो याद रखना इसमें काम करने वाले फॉरेनर, इसमें काम करने वाले विदेशी स्टाफ
इनको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा, लेकिन इन एम्बेसी, इन ऑफिशियल्स में काम करने वाले इंडियन, इनमें काम करने वाला कौन है? इंडियंस, उसको अपने देश का निवासी माना जाएगा। सिंपल सा रूल है। अगर इंडिया में कोई चाइना की एम्बेसी है, उस चाइना के एम्बेसी में काम करने वाला चाइनीज इंडिया का निवासी नहीं है, उस चाइना के एम्बेसी में काम करने वाला इंडियन इंडिया का निवासी है। उसके बाद तीसरा, जो भी हमारी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन होती है, अंतर्राष्ट्रीय संस्थाएं होती है, यूएनओ, WHO, ये किसी भी देश के निवासी नहीं माने जाएंगे। टूरिस्ट विजिटर भी अपने देश के निवासी नहीं माने जाएंगे। चौथा, इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले एम्प्लॉइज, इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले एम्प्लॉइज, नॉर्मली इन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन में काम करने वाले फॉरेन एम्प्लॉय बोल दो, चलो विदेशी एम्प्लॉय। फॉर एग्जांपल इंडिया में WTO है, अब उसमें कोई विदेशी एम्प्लॉय, कोई अमेरिकन है, कोई रशियन है, तो इन अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं में काम करने वाले विदेशी एम्प्लॉय अपने देश के निवासी नहीं माने जाएंगे, लेकिन इनमें काम करने वाला इंडियन एम्प्लॉय अपने देश का निवासी माना जाएगा। अच्छा, एक बात और, विदेशी एम्प्लॉय में एक कंडीशन थी, अगर उस विदेशी एम्प्लॉय को काम करते करते 1 ईयर और मोर, 1 साल या उससे ज्यादा हो गया, फिर तो अपने देश का निवासी माना जाएगा ना, भूल गए। और आखिरी पॉइंट था बॉर्डर वर्कर, अगर कोई अपने देश के व्यक्ति दूसरे देश में जाकर काम करता है और वापसी अपने देश में आता है तो उसको अपने देश का निवासी माना जाएगा। समझ में आ गया? ये 5 पॉइंट थे बेटा। मैं चाहता हूं 5 के 5 पॉइंट आप एक बार अच्छे से मन लगा के रिवाइज कर लो, बार बार नोट से पढ़ लो, कैसे भी कर लो, बिकॉज अब मैं इसके ऊपर क्वेश्चंस आपको करवाने जा रहा हूं। प्लीज इन 5 पॉइंट को अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करके रिवाइज कर लो, अदरवाइज दिक्कत आ जाएगी आप लोगों को। जल्दी से इनको रिवाइज कर लो। चलिए, रिवाइज किया, अब इनके ऊपर ना क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है? रिवाइज कर लेना अच्छे से। चलिए, अब आपको बताना है कि ये इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट बोले तो जो क्वेश्चन है आपको बताना है क्या इन लोगों को इंडिया का निवासी माना जाएगा या नहीं। बोलता है इंडियंस है गोइंग टू पाकिस्तान, इंडिया के लोग पाकिस्तान गए फॉर वॉचिंग द क्रिकेट मैच। सुनो बहुत ध्यान से, इंडिया के लोग पाकिस्तान गए केवल मैच देखने के लिए, तो क्या ये इंडियन पाकिस्तान के निवासी हो गए? नहीं। इन इंडियंस को क्या इंडिया का निवासी अब भी माना जाएगा? हाँ, तो यस, इनको इंडिया का निवासी माना जाएगा बिकॉज ये पाकिस्तान केवल मैच देखने गए हैं, ये आज भी इंडिया में रहते हैं, इनका दिल आज भी हिंदुस्तानी हिंदुस्तानी बोलता है, ये आज भी इंडिया में अर्न करते हैं। तो अगर कोई इंडियन बाहर मैच देखने गया तो उस देश का निवासी नहीं बन जाएगा, ये अभी भी अपने देश का निवासी माना। क्वेश्चन क्या है? जो लोग है बताने इंडिया के निवासी है या नहीं है। अगला, एक इंडियन है वर्किंग इन द यूएनओ ऑफिस, एक इंडियन है जो यूएन के ऑफिस में काम करता है, लोकेटेड इन अमेरिका, अमेरिका में एक यूएन का ऑफिस है, वहां पे अपने देश का बंदा काम करता है फॉर लेस देन 1 ईयर, लेकिन उसने अमेरिका में केवल 1 साल से कम के लिए, फॉर एग्जांपल 10 महीने काम किया। एक इंडियन है अमेरिका में अंतरराष्ट्रीय संस्था में काम कर रहा है, लेकिन 10 महीने काम के वापसी इंडिया में आ गया। बताओ मैं कहां का निवासी मान जाऊंगा? मैं अमेरिका गया, अमेरिका में केवल 10 महीने काम किया, वापसी इंडिया में आ गया। बताओ क्या मैं आज भी इंडिया का निवासी हूं या नहीं हूं? हूं, बिकॉज मैं इंडिया में रहता हूं, मैंने वहां केवल 10 महीने काम किया, तो मैं आज भी इंडिया का निवासी माना जाऊंगा। वहां पे मैंने काम किया होता 2 साल तक तो वहां का निवासी बन जाता, नहीं, 10 महीने काम के वापसी इंडिया में आ गया, तो यस, मैं आज भी इंडिया का ही निवासी माना जाऊंगा। यस,
तो नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया ये दोनों है। अगला, इंडियन एम्प्लॉइज वर्किंग इन WHO लोकेटेड इन इंडिया। इंडिया में WHO है, उस WHO में काम कौन कर रहा है? इंडियन। अरे इंडियन है, काम कहां कर रहा है? इंडिया में, तो इंडिया का निवासी माना जाएगा ना। एक इंडियन है, एक अंतरराष्ट्रीय संस्था में काम कर रहा है, संस्था कहां पे? वो इंडिया में। तो मैंने बताया था अंतरराष्ट्रीय संस्था में, देखो देखो देखो, अंतरराष्ट्रीय संस्था में काम करने वाला इंडियन इंडिया का निवासी माना जाएगा। तो यस, ये तो इंडिया का निवासी है। चलिए अगला, फॉरेन टूरिस्ट विजिटिंग इंडिया फॉर ए मंथ टू सी ताजमहल। बाहर के लोग इंडिया में आए फॉर अ मंथ, केवल 1 महीने के लिए ताजमहल देखने के लिए। तो क्या ये इंडिया के निवासी बन गए? बोलो नहीं, ये इंडिया के निवासी नहीं माने जाएंगे, नो। ओके, जापानीज टूरिस्ट, जापान का टूरिस्ट इंडिया में स्टे करता रहता है 2 महीने के लिए, तो क्या वो जापान का बंदा इंडिया का निवासी बन गया? नहीं, ये भी इंडिया का निवासी नहीं है, नो। अगला, इंडियन ऑफिशियल्स वर्किंग इन यूएस एम्बेसी इन इंडिया। देखो इंडिया में क्या है? यूएस एम्बेसी। बहुत ध्यान से, एम्बेसी वाला कैसा आ गया? इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, अब उसमें काम करने वाला कौन है? इंडियन। देखो इंडिया में अगर एम्बेसी है उसमें 2 लोग काम करेंगे, एक तो इंडियन, एक अमेरिकन फॉरेनर्स। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया में यूएस की एम्बेसी है, उस यूएस की एम्बेसी में 2 लोग काम करेंगे। इंडिया में क्या है? अमेरिकन एम्बेसी, वहां पर 2 लोग काम करेंगे, एक तो अमेरिका वाले और एक इंडिया वाले। इंडिया वाले अपने देश के निवासी माने जाएंगे, लेकिन अमेरिका वाले अपने देश के निवासी नहीं माने जाएंगे। तो क्या लिखा है कि उस अमेरिकन एम्बेसी में इंडियन काम कर रहा है, तो इंडिया में अगर कोई एम्बेसी है, उस एम्बेसी में काम करने वाला इंडियन तो यहां का निवासी है, लेकिन उस अमेरिकन एम्बेसी में काम करने वाला अमेरिकन इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। चलो, जापानीज वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन जापान। अब ये अच्छा पॉइंट है, 7th पॉइंट अच्छा है, आपको ध्यान देना है। जापान में, बेटा कहां पे? ये जापान है, जापान में एक इंडियन एम्बेसी है। अब देखो ये इंडियन एम्बेसी है कहां पे? जापान में। ये इंडियन एम्बेसी है कहां पे? जापान में। तो जापान में अगर इंडियन एम्बेसी है तो उस इंडियन एम्बेसी में 2 लोग काम करेंगे। ये कहां पे है? जापान में। तो जापान में क्या है? इंडियन एम्बेसी, यहां पर 2 लोग काम करेंगे, एक तो इंडियन और एक जापानीज। अब मेरे क्वेश्चन का आंसर दो, एम्बेसी कहां पे है? जापान में। कौन सी एम्बेसी? इंडियन। तो अगर इंडियन एम्बेसी जापान में है तो वहां के जो अब देखो, अब बताना है इंडिया के निवासी, ये बताओ इंडियन जो है वो तो इंडिया के नॉर्मल रेसिडेंट माने जाएंगे। याद रखना, अगर विदेश में कोई अपनी एम्बेसी हो तो वहां पे काम करने वाले इंडियन अपने देश के निवासी है, लेकिन जापान का बंदा कहां रह रहा है? जापान में। एम्बेसी कहां पे? जापान में। तो ये जापान का निवासी माना जाएगा, इंडियन का निवासी नहीं माना जाएगा। सिंपल रूल ये है। आपको अगर एक फ्लो चार्ट करना है तो कर लो। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर फॉरेन में मतलब विदेश में, अगर विदेश में कोई इंडियन एम्बेसी है, अगर विदेश में कोई इंडियन एम्बेसी है तो वहां पे 2 लोग काम करेंगे, एक तो इंडियन और एक फॉरेनर्स। याद रखना, इंडियन हमेशा अपने देश का निवासी माना जाएगा और फॉरेनर अपने देश का निवासी नहीं माना जाएगा। सिंपल सी बात। तो बताओ, अगर जापान में इंडियन एम्बेसी है और उसमें जापानीज काम कर रहे हैं तो जापान के लोग तो जापान के निवासी माना जाएंगे। क्या ये जापानीज इंडिया के निवासी माना जाएंगे? नहीं। तो इन जापानीज को इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। लेकिन अगर इस इंडियन एम्बेसी में इंडियन काम कर रहा होता तो वो इंडिया का निवासी माना जाता। अल्टीमेटली शॉर्ट रूल ये है, सुनना बात को, बहुत लिख लो चाहो तो, शॉर्ट रूल ये है, एम्बेसी कोई भी हो, कहीं भी हो, इंडियन है
काम करने वाला तो वो इंडिया का निवासी माना जाएगा। उस एम्बेसी में कोई बंदा काम कर रहा है बाहर का तो वो इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा, चाहे एम्बेसी अपनी हो चाहे एम्बेसी किसी और की हो। अपनी एम्बेसी कहीं भी पूरे वर्ल्ड में है, मेरी एम्बेसी जापान में हो, चाइना हो, पाकिस्तान में हो। मान लो मेरी एम्बेसी पाकिस्तान में, इंडिया की एम्बेसी पाकिस्तान में है, उस पाकिस्तानी एम्बेसी में काम करने वाला इंडियन तो इंडिया का निवासी माना जाएगा। उस एम्बेसी में काम करने वाला पाकिस्तानी इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। सिंपल रूल ये, एम्बेसी किस कहीं भी हो, अगर काम करने वाला इंडियन है, चाहे वो एम्बेसी इंडिया के बाहर हो चाहे इंडिया के अंदर हो, चाहे एम्बेसी इंडिया के बाहर हो चाहे एम्बेसी इंडिया के अंदर हो, काम करने वाला इंडियन है तो इंडिया का निवासी माना जाएगा। काम करने वाला विदेशी है, चाहे एम्बेसी इंडिया के अंदर हो चाहे एम्बेसी इंडिया के बाहर हो, उसको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। सिंपल रूल ये है, समझ में आ गया। तो यहाँ पे काम करने वाला विदेशी है, जैपनीज है, सिंपल, इंडिया का निवासी नहीं है। लेकिन ऊपर क्या देखो, काम करने वाला इंडियन था तो यस इंडिया का निवासी माना जाएगा। समझ में आ गया। और बढ़ते हैं, इंडियन वर्किंग इन यूएनए ऑफिस लोकेटेड इन यूएसए फॉर लेस देन 1। एक इंडियन है जो कि यूएन के ऑफिस में काम कर रहा है, जो कि यूएसए में स्थित है, लेकिन उसने काम किया लेस देन 1 ईयर, 1 साल से कम समय के लिए। बताओ क्वेश्चन का आंसर दो। अगर इंडियन अमेरिका में काम कर रहा है लेकिन 1 साल से कम समय के लिए काम किया, क्या वो अमेरिका निवासी माना जाएगा? नहीं। तो कहां का निवासी माना जाएगा? इंडिया का। तो क्या ये इंडियन आज भी इंडिया का निवासी है? तो यस, ये इंडिया का निवासी है लेकिन अमेरिका का निवासी नहीं माना जाएगा। लेकिन मान लो से काम करते करते 1 साल से ज्यादा हो जाता तो फिर वो अमेरिका का निवासी माना जाता, फिर ये इंडिया का निवासी नहीं माना जाता। यहां लगता नो। हम क्या कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं इंडिया का निवासी है या इंडिया का निवासी नहीं है। अगला, फॉरेन टूरिस्ट लिविंग इंडिया फॉर 2 मंथ। विदेशी टूरिस्ट है, इंडिया में 2 महीने से रह रहा है, क्या ये इंडिया का निवासी है? जी नहीं, तो नो। अगला, फॉरेन स्टूडेंट, विदेशी स्टूडेंट है, दिल्ली यूनिवर्सिटी में 3 साल से पढ़ रही है। बता रखा था अगर कोई स्टूडेंट हो 3 साल क्यों ना हो जाए, 5 साल क्यों ना हो जाए, ये इंडिया का निवासी नहीं मानी जाएगी। वो स्टूडेंट है और स्टूडेंट वाले केस में क्या होता है, ये केवल यहाँ पढ़ने के लिए आए हैं, ये वापसी अपने देश में जाएंगे तो इनको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। और इंडियन एम्बेसडर, एम्बेसडर वो व्यक्ति होता है जो एम्बेसी में काम करता है। तो बोलता है इंडिया में एक यूके की एम्बेसी है। अब मैंने बोला एम्बेसी वाले केस में क्या है, अगर काम करने वाला इंडियन है तो निवासी माना जाएगा, काम करने वाला इंडियन नहीं है तो निवासी नहीं माना जाएगा। फिर एम्बेसी चाहे इंडिया में हो चाहे इंडिया के बाहर हो। बताओ इस एम्बेसी में काम करने वाला कौन है? इंडियन। तो यस, ये इंडिया का रेसिडेंट माना जाएगा। अगर काम करने वाला इंडियन नहीं होता तो फिर इसको इंडिया का निवासी नहीं माना जाता। बताओ भाई, इतनी बातें आपको क्लियर है, ये सारी बातें आपको क्लियर है कि कौन कौन इंडियन रेसिडेंट की, सॉरी कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में आते हैं और कौन कौन नॉर्मल रेसिडेंट की कैटेगरी में नहीं आते। देखो बेटा, ये आज की जो क्लास थी इसको काफी अच्छे से समझने की नीड है। चीज को 2 बार पढ़ो, 3 बार पढ़ो, ना आए मुझसे बार बार पूछो। इसको काफी अधिक समझने की नीड है। इसमें कंफ्यूजन है, इसमें इसको आपको याद करना पड़ेगा। ये क्वेश्चंस कंफ्यूजिंग है आपके लिए, मुझे पता है कि अभी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो रहे होंगे, लेकिन वीडियो को 2 बार देखो, 3 बार देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि कौन कौन अपने देश का निवासी है और कौन कौन अपने देश का निवासी नहीं है। जो एम्बेसी वाला केस में आप कंफ्यूज होते हो, तो एम्बेसी वाला केस में आपको अगेन क्लियर एक बार कर देता हूं। एम्बेसी वाला केस सिंपल आप रूल लिख लो एम्बेसी के लिए। एम्बेसी में रूल लिख लो, एम्बेसी में काम करने वाला अगर इंडियन है तो उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट
माना जाएगा, चाहे एम्बेसी इंडिया के अंदर हो या इंडिया के बाहर। सिंपल रूल है कि अगर एम्बेसी में काम करने वाला इंडियन है तो उसको इंडिया का निवासी माना जाएगा, फिर चाहे वो एम्बेसी इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर। अगर मैं क्वेश्चन दूं तो देखो, एन इंडियन वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी लोकेटेड इन यूके। यूके में एक इंडियन एम्बेसी है, वहां पे इंडियन काम कर रहा है, क्या उसको इंडिया का निवासी माना जाएगा? यस, ही इज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अब आप देख रहे हो वो एम्बेसी है कहां पे? इंडिया के बाहर, यूके में है, लेकिन फिर भी काम करने वाला इंडियन है तो इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। और एग्जांपल देखो, एन इंडियन वर्किंग इन रशियन एम्बेसी लोकेटेड इन इंडिया। अब देखो इंडिया में बच्चों क्या है, इंडिया में एक रशियन एम्बेसी है, उससे फर्क नहीं पड़ता काम करने वाला कौन है, इंडियन। तो यस, ही इज द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया, उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। बस देख लो काम करने वाला कौन है, एम्बेसी इंडिया के अंदर हो इंडिया के बाहर, उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट माना जाएगा। अब इसका उल्टा कर दो, क्या? अगर एम्बेसी में काम करने वाला फॉरेनर है, अब चाहे एम्बेसी इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर, उसको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा। ठीक है, मैंने बोला क्या? मैंने बोला एम्बेसी में काम करने वाला फॉरेनर है तो उसको इंडिया का नॉर्मल रेसिडेंट नहीं माना जाएगा। समझ में आ गया? फिर वही वाली बात, चाहे एम्बेसी इंडिया के अंदर हो चाहे इंडिया के बाहर हो। समझ में आ गया? एग्जाम्पल देख लो, एन रशियन, एक रशियन है वर्किंग इन इंडियन एम्बेसी इन रशिया। अब देखो रशिया में एक इंडियन एम्बेसी है, उसमें काम कौन कर रहा है? एक रशियन। अब देखो भले ही बंदा बाहर का हो, चाहे एम्बेसी कोई सी भी हो, चाहे इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर, बंदा बाहर का है ना, तो यस इसको इंडिया का निवासी नहीं माना जाएगा, नॉट द नॉर्मल रेसिडेंट ऑफ इंडिया। समझ में आ गया? ऐसे ही और एग्जांपल देखो, एन रशियन या एन अमेरिकन, ठीक है, एन अमेरिकन वर्किंग इन अमेरिकन एम्बेसी इन इंडिया। अब देखो, अब एम्बेसी कहां पे? इंडिया में। अरे यार देखना ही नहीं है एम्बेसी कहां पे, इंडिया के अंदर इंडिया के बाहर। एम्बेसी वाले केस में देखना ही नहीं है एम्बेसी कौन सी है, कहां पे। बस सिंपल सी बात,
जिस देश का बंदा होगा उस देश का निवासी माना जाएगा। क्या अमेरिकन जो है इंडिया का बंदा है? नहीं। तो बस सिंपल 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 ये इंडिया का निवासी भी नहीं माना जाएगा। एम्बेसी वाला केस आप खुद कंफ्यूज कर रहे हो। एम्बेसी में सिंपल सा रूल है, जिस देश का बंदा उस देश का निवासी। ठीक है, एम्बेसी में सिंपल सा रूल है, एम्बेसी में सिंपल सा रूल है, जिस देश का पर्सन, जिस देश का पर्सन उस देश का निवासी। सिंपल। अब देखो ये रशियन है तो इंडिया का निवासी होगा? नहीं। कहां का होगा? रशिया का। ये अमेरिकन है, इंडिया का निवासी होगा? नहीं। कहां का होगा? अमेरिका का। तो यस, इंडिया का नहीं, इंडिया का नहीं। यहां देखो ये इंडियन है, ये कौन है? इंडियन, तो इंडिया का निवासी है, यस। ये भी कौन? इंडियन, तो इंडिया का निवासी, यस। मत देखो एम्बेसी कौन सी है, मत देखो एम्बेसी कहां पे है। सिंपल सा रूल, जिस देश का पर्सन उस देश का निवासी, जिस देश का पर्सन उस देश का निवासी। सिंपल सा रूल आप ये मान के चलो। एम्बेसी वाला केस मैंने आपको क्लियर कर दिया, बाकी केस आपको क्लियर है। यूएन से जो अंतरराष्ट्रीय संस्था होती है, किसी भी देश के निवासी नहीं मानी जाएगी। अंतरराष्ट्रीय संस्था में काम करने वाले लोग उस देश के निवासी माने जाएंगे जहां से वो बिलोंग करते हैं। लेकिन काम करते करते अगर इंडिया में 1 साल से ज्यादा हो गया तो फिर उनको इंडिया का निवासी माना जाएगा। और बॉर्डर वर्कर जो रेगुलर काम के लिए बॉर्डर पार करते हैं तो उन्हें उस देश का निवासी माना जाएगा जिस देश में वो रहते हैं, ना कि जिस देश में वो काम करते हैं। तो बताओ, पांचों पॉइंट आपको क्लियर है? एम्बेसी वाले पॉइंट भी क्लियर है। ये पॉइंट अगर आपको नोट करना, नोट करो, नोट्स में लिखे हुए नहीं है। एक काम करो, आप इनको जो है नोट कर लो पहले। लो जी लो, ये लो, वीडियो पॉज करके नोट करना है आपको। लो, लो, चलिए समझ में आ गया। इन सभी पॉइंट्स को आप याद करें अच्छे से। देखो बेटा, वीडियो लंबी बन रही है बट मैं चाहता हूं ये चैप्टर आपको ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए, ऐसा आ जाए कि आपका एक नंबर भी इसमें ना कटे। कल को आपको कोई पढ़ाने को बोले कि ये चैप्टर पढ़ा दो, आप भी ऐसा पढ़ा दो कि भाई साहब आप भी धुआं धुआं कर दो, मतलब कि सामने वाला बंदा फेल, कि भाई साहब चैप्टर पढ़ के मजा आ गया। ये चैप्टर में लंबी लंबी वीडियोस आएगी बट यकीन मानो चैप्टर 80 में से 10 नंबर का है, आपके 10 में से आधा नंबर भी कटने नहीं दूंगा। बस जैसा पढ़ा रहा हूं वैसा पढ़ो। 12th क्लास में आ चुके हो तो 12th क्लास के लेवल की पढ़ाई भी होगी। चीजें मुश्किल आएगी, टिपिकल आएगी। 11 से 12th में आना कोई आसान काम नहीं है। आप ये मत सोचो 11 का जो लेवल था वही 12th का होगा। 12th का लेवल काफी भयंकर लेवल, लेकिन हाँ ध्यान से पढ़ोगे, रेगुलर पढ़ोगे, ये लेवल काफी आसान हो जाएगा। वीडियोस थोड़ी थोड़ी लंबी आएगी लेकिन चैप्टर को बिल्कुल बारीकी से, बिल्कुल डीप में आपको करा रहा हूं। कोई भी कंसेप्ट ऐसा नहीं है, नहीं छोड़ा जो पूरी बुक छान लेना, चैप्टर पढ़ने के बाद पूरी बुक की रीडिंग कर लेना। अगर कोई भी एक कंसेप्ट छुड़वा दूं मैं तो भाई साहब अपनी पूरी फीस वापसी ले जाना। चैप्टर को काफी डीप में, काफी गहराई में एक एक चीज एक एक बार की पढ़ाऊंगा। जो टॉपिक मैंने पढ़ाया है ना इतनी देर तक, ये टॉपिक मैं पढ़ाता नहीं है। जो टॉपिक आपको पढ़ा रहा हूं मैं, ये पांचों पॉइंट, ये 1.5 घंटे में आपको मैंने पांचों पॉइंट कराए हैं। ये 1.5 घंटे तक कोई भी टीचर पांचों पॉइंट करवाता नहीं है, ऊपर ऊपर से पढ़ा के छोड़ देते हैं। फिर बच्चा होता है पेपर में कंफ्यूज कि शामिल होगा, शामिल नहीं होगा, क्या। आपको पांचों पॉइंट काफी टाइम देकर मैंने पढ़ा दिए, इनके मैंने क्वेश्चंस भी करवा दिए, आपको और भी क्वेश्चन मैं करने को दे दूंगा। बस जितना पढ़ा रहा हूं, जैसा पढ़ा रहा हूं अच्छे से पढ़ते रहो। मेरी गारंटी है आपके पूरे के पूरे अच्छे मार्क्स आएंगे। 100 में से 100 पेपर में 100 आउट ऑफ 100 दिलवाने की गारंटी मेरी है। बस मुझे फॉलो करो, जैसा पढ़ाऊं वैसा पढ़ो। समझ में आ गया? ये वीडियो आपको अभी यूट्यूब पे जा रहा हूं तो आप इसको जो है 1.5 की स्पीड पे भी देख सकते हो। चलिए, थैंक यू सो मच। बड़ा मिलते हैं अगली क्लास में, नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में, नए कंसेप्ट, नए टॉपिक के साथ। जब तक मैं ना मिलूं, दुआओं में याद रखें। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गॉड ब्लेस यू, टेक केयर।